नमस्कार आचार्य जी, कैसे हैं आप? कहता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, पहले आए नाद बिंदु से पाछे जमया पानी। वही साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग है। प्रशांत त्रिपाठी से आचार्य प्रशांत बनने के बीच की जो बेचैनी थी, वो बेचैनी क्या थी? मेरा पढ़ना बाद में शुरू होता था, पहले मैं गुम होता था। एक के बाद एक रैक है किताबों की और मैं उनके बीच में खड़ा हुआ हूँ और मैं ऐसे फटी आंखों से और मुंह भी ऐसे खुला हुआ है और बस देख रहा हूँ। कौन कौन से ऐसे दार्शनिक या ऐसे लोग रहे? चुआंगजू के साथ आपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी खोल रखा है। अब ये मुझे किसी विश्वविद्यालय में तो नहीं कहा जाता। अद्वैत की जो फिलॉसफी है, लोगों ने जीवन निकाल दिए उसे समझते समझते। आपको आज 78 तक में वो बातें नहीं पता चलेंगी जो आप चाहते ही नहीं कि आपको पता चले। कितने भी तरीके के डोसे खा लो, है तो सही, उससे आपको मैक्सिकन फूड थोड़ी पता चल जाएगा। मैं बहुत छोटे किस्म के लोगों को बड़ा मानने से बच गया। तो कभी ऐसा मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी हुआ आपको? नमस्कार आचार्य जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो हमारा पूरा कन्वर्सेशन है, उसमें हम कुछ ज्ञान की बातें करेंगे और साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे कि कैसे बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमें गीता से समझ में आती हैं, जो हमें फिलॉसफी से, अद्वैत वेदांत से समझ में आती हैं, उनको हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये तो बात सत्य है कि अद्वैत की जो फिलॉसफी है वो लोगों ने जीवन निकाल दिए उसे समझते समझते। तो बहुत सारे लोग इतना समय शायद ना दे पाए, तो लेकिन कैसे उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो ये दर्शन के साथ या जीवन के नज़रिए को देखने के प्रति जो एक उत्सुकता जागी, या जिसे कहें कि प्रशांत त्रिपाठी से आचार्य प्रशांत बनने के बीच की जो बेचैनी थी, वो बेचैनी क्या थी? बेचैनी ये थी कि कुछ है जो बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा है, और तो उसको जानना चाहिए। और वो एक गरिमा की बात है, वो एक अच्छी बात है। जो सम्मान का हकदार है, आप क्यों नहीं उसके निकट जाएंगे। तो घर में पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। ये सब जो बड़े नाम हैं दर्शन के क्षेत्र के, दर्शन भी, साहित्य भी और क्षेत्रों के भी जो बड़े नाम हैं, वो हवाओं में थे। तो मेरे पिता बैठे हैं, उनसे कोई मिलने आया है, अभी लोग सामान्य बातचीत भी अगर कर रहे हैं तो उसमें अज्ञेय आ गए, निराला आ गए। हाँ, तो बातचीत करते जा रहे हैं और कुछ नहीं, ऐसे ही अपना चाय है, नमकीन है, और उसमें से किसी ने कुछ बोल दिया, किसी कवि का नाम बोल दिया या दार्शनिक का नाम बोल दिया। कुछ तो कवि ऐसे हैं जो खुद ही दार्शनिक हैं, तो उनके लिए वो एक सहज बात है। पर मैं छोटा हूँ, मैं वहीं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बड़ी रोचक बात हो जाती थी। ये कौन है जिनका नाम इतने महत्व से, सम्मान से लिया जा रहा है? और मुझे सुविधा ये मिलती थी कि वो जिनका नाम लिया जा रहा है, अक्सर उनकी किताबें घर की ही लाइब्रेरी में मौजूद भी होती थी। तो मैं जा करके फिर जब मुझे मौका मिलता था तो मैं उठा लेता था। ये क्या बात हुई है, ये खुफिया मसला है, क्या मिस्टीरियस बातें चल रही हैं और क्यों इनको इतनी इज्जत दी जा रही है? और अगर ये वाकई इतने बड़े लोग हैं तो मुझे तो पता होना चाहिए ना, मैं कैसे चूक सकता हूँ। अपना उसमें से उठा लूँ, आधा तिहा समझ में आए, कितनी उस समय की बुद्धि। और लेकिन इतना पक्का था कि मैं बहुत छोटे किस्म के लोगों को बड़ा मानने से बच गया। तो इधर उधर के पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, इनमें कोई खासियत ऐसी होती नहीं है और इनको बड़ा नहीं मानना है। ये एक तरह का, मुझे समझिए कि सह उत्पाद के रूप में आशीर्वाद मिल गया। क्योंकि जब घर में दार्शनिक हैं, विचारक हैं, इनको बड़ा माना जा रहा है, तो फिर जिनके नाम यूं ही अखबारों में छाए रहते हैं, उनको आप बड़ा नहीं मान पाओगे। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप रियल कंटेंट और ऐसे वाले कंटेंट के अंदर अंतर समझ जाते हैं। और एक लाभ और होता गया कि चूंकि उन किताबों को पढ़ रहा था तो भाषा समृद्ध होती गई। हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में किताबें होती थी, देखता था, जितना भी ले सकता था लेता था, और सोच खुलती थी।
एक ये बात दिखाई देती थी कि अपने आसपास जो कुछ है उसी में फंस कर रह जाना ज़रूरी नहीं है। आपके परिवेश के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत समृद्ध दुनिया है, और उससे रिश्ता जोड़ना, उस दुनिया के नागरिक हो जाना कहीं बेहतर बात है। तो एक तरह की समझिए कि उदासीनता, अन्यमनस्कता आ गई। बच्चों का जिन चीज़ों में आमतौर पर बहुत मन रहता है, बहुत खिंचाव रहता है, उनकी ओर थोड़ा कम हो गया खिंचाव। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत वैराग्य आ गया था, लेकिन और चीज़ें थीं जो महत्वपूर्ण हो गई, हायर प्लेजर्स थे जो महत्वपूर्ण हो गए थे। तो फिर वही चीज़ चलती रही। उसके बाद घर से जब बाहर निकला और समय मिलने लगा, कॉलेज पहुंचा, तो आईटी में जितनी तैयारी करनी पड़ती है घुसने के लिए, उतना समय अंदर 4 साल नहीं लगाना पड़ता। और आपको हॉस्टल में भी लाइब्रेरी उपलब्ध होती है, इंस्टीट्यूट की भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, तो उसमें जहाँ जितना चाहो पढ़ो। और मेरा पढ़ना बाद में शुरू होता था, पहले मैं गुम होता था। मैं जाके खड़ा हुआ हूँ, रैक्स हैं, एक के बाद एक रैक हैं किताबों की, और मैं उनके बीच में खड़ा हुआ हूँ, और मैं ऐसे फटी आंखों से और मुंह भी ऐसे खुला हुआ है और बस देख रहा हूँ कौन सी पढ़ूं। कितने बड़े लोग, बड़े नाम, मैं कई बार तो बस जो टाइटल ही होता था वही देख के अभिभूत हो जाता था। बाप रे क्या है, क्योंकि हर दिशा से लोग आ रहे हैं, मुझे तो उतना भी पता भी नहीं। फिर उसके बाद 1-2 घंटे ऐसे ही देख के फिर मैं बहुत सारी किताबें उठा लेता था, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं कि इसमें से क्या पढ़ना है। मैंने फॉर्मली फ़िलासफ़ी की शिक्षा ली नहीं है, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि इस क्रम से ऐसे 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 जाना है। तो मैं अपने आड़े तिरछे तरीके से बढ़ता रहा। और जैसे एक जंगली झाड़ होता है ना, एक बाग का पौधा नहीं कि वो उठ रहा है और उसकी अच्छे से ट्रिमिंग वगैरह करी जा रही है, और फिर उसमें आर्टिफिशियलिटी भी तो आ जाती है। तो वो आर्टिफिशियलिटी नहीं आई, और कुछ जो बहुत हाल का है उसको मैंने बहुत पहले पढ़ लिया। उदाहरण के लिए एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म पहले पढ़ लिया। और इसलिए पढ़ लिया क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म तो नाटकों और कहानियों से आगे बढ़ा है। कहानियां मुझे बहुत पसंद, तो मैं उन कहानियों को पढ़ूं। इसके अलावा जो हिंदी के भी, जो हिंदी में नई कहानी है, वो पूरी ही अस्तित्ववाद से प्रभावित है। तो वो मेरी पहले आ गई जिंदगी में, और उसके पीछे का जो पूरा पाश्चात्य दर्शन है उस तक मैं धीरे धीरे पहुंचा। तो ये सब होता रहा कि आगे की चीज़ पहले आई, पीछे आई, ये हुआ वो हुआ। तो उसका नुकसान ये होता है कि जब आप किसी के द्वारा पढ़ाए जाते हैं तो उस प्रक्रिया में एक एफिशिएंसी आ जाती है कि ये ऐसे कर लो, सिलेबस खत्म, एक फ्लो चार्ट बन जाता है, फ्लो चार्ट बन जाता है। तो मेरे पास कोई फ्लो चार्ट नहीं था, तो मैं तब से पढ़ता आ रहा हूँ, अभी तक पढ़ रहा हूँ। और अभी भी कुछ दार्शनिक हैं जिनको पढ़ना बाकी है, कुछ ऐसे हैं जिनकी मैंने अभी 1-2 किताबें पढ़ी हैं, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि उनका जो बाकी काम है मुझे वो भी पढ़ना चाहिए। तो आड़ी तिरछी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मैं एक मौलिक दृष्टि ला पाया हूँ। चूँकि पढ़ाया नहीं गया हूँ, और चूँकि कुछ यहाँ का ऐसे 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 करके सब पढ़ा है, और वो जो पढ़ने की यात्रा है वो लगभग 35 वर्षों की रही है, तो मैं ऐसे तार भी जोड़ पाया हूँ, ऐसे कनेक्शंस भी स्थापित कर पाया हूँ अपनी दृष्टि से, जो कि शायद एक तरीके से, एक व्यवस्था से, एक क्रम से पढ़ने पर मुझे न मिलते। बिल्कुल, क्योंकि आप इधर चुआंगजू को पढ़ रहे हैं और चुआंगजू के साथ आपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी खोल रखा है। अब ये मुझे किसी विश्वविद्यालय में तो नहीं कहा जाता इसको उसके साथ पढ़ के देखो, इसको उसके साथ पढ़ो। तो इधर महावीर खोले हुए हैं, और इधर आपने सुजान को खोल रखा है। ऐसा दुनिया किसी सिलेबस में तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो उससे इनएफिशिएंसी रही कि समय ज़्यादा लगा उसको पढ़ने में, आगे बढ़ने में, लेकिन बहुत सारी समानताएं दिखाई दी। समानताएं तो बहुत नज़र आती हैं, और बहुत ऐसे तार, ऐसे जुड़ाव दिखाई दिए, संबंध। और फिर यही चीज़ मैं अपने छात्रों तक लेके जाता हूँ। तो मैं कभी भी एक ग्रंथ एक बार में नहीं पढ़ाता, मैं हमेशा 3-4 रखता हूँ। अभी जो हमारा गीता समागम चल रहा है उसमें 6 है। 6 नहीं भी जब होते, पहले जब करता था तो कम से कम 3-4-5 होते थे, एक बार तो 10-12 थे। और फिर मैं उनको कहता हूँ कि इधर तुमने कुछ पढ़ा, मान लो इधर से तुमने रूमी को पढ़ा है, और उधर से तुमने कुछ पढ़ा जो बिल्कुल ही बहुत भिन्न हो सकता है उससे, आचार्य कुंद दिगंबर दिशा से आ गए। अब इधर रूमी है और उधर कुंद है, चलो देखो कि ये जो बात कह रहे हैं और वो जो बात कह रहे हैं कहीं अंत में जाके मिल तो नहीं रही।
और मिलती है और वो जो सामने है जब वो दिखता है तो इसका मतलब होता है कि दर्शन हो रहा है। अब दर्शन विषय नहीं है, अब दृष्टि ही खुल रही है और अब दर्शन हो रहा है, दिमाग खुल रहा है, दिख रही हैं चीजें। ऑब्जर्वेशन, आई थिंक दैट इज द रियल एसेंस ऑफ फिलॉसफी। कौन कौन से ऐसे दार्शनिक या ऐसे लोग रहे, जैसे कहते हैं ना कि ऐसी किताबें आपने पढ़ी जिनका आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा आप पे? अलग अलग समय पे अलग अलग रहे। मैं बड़ा बेवफा सा आदमी हूँ। मैं जिस वक्त जिसको पढ़ रहा होता हूँ मैं पाता हूँ कि मैं लगभग पूरा उसी का हो गया। नहीं, ऐसा ही होना ही चाहिए। मैं तो पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को फिलॉसफी, तो मैं बोलती हूँ कि जिस समय हम जैन पढ़ेंगे हम जैन हो जाएंगे, जिस समय बुद्ध पढ़ेंगे बुद्ध हो जाएंगे। और चूंकि मैंने शुरुआत ही अद्वैतवाद से करी थी, इसीलिए मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ वो जा करके तो वहीं रुक जाता है। तो मुझे सब कुछ एक सा दिखाई देता है। और मेरे लिए सबसे जो अद्भुत बात होती है, मेस्मराइजिंग, वो यही होती है कि देखो एक ही बात है, वो अलग अलग संदर्भों में, अलग जगहों में, अलग कालों में किस तरह अलग अलग रूप ले लेती है, अलग अलग तरीके से कही गई है। अलग अलग तरीके से कही गई है। तो कौन है जो जिनका मुझ पर सबसे प्रभाव पड़ा? अद्वैतवाद की बात करी तो उसमें तो आचार्य शंकर आ गए। तो तत्वबोध, आत्मबोध और अपरोक्ष अनुभूति, क्या पढ़ा था और उनका निर्वाण षटकम तो मैं गाते ही रहता था। निर्वाण षटकम तो बहुत ही शानदार है। हाँ, तो वहाँ से उनका जब शिविर लेना शुरू करे थे तो उसमें मैं जो प्राथमिक ही टेक्स्ट देता था छात्रों को अपने, वो तत्वबोध और आत्मबोध होते थे कि इनको पढ़ो ताकि जो मूलभूत परिभाषाएं हैं वो समझ सको, पहले वो स्पष्ट हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सांख्य योग कड़िका, बौद्ध दर्शन पूरा, विशेषकर आचार्य नागार्जुन। अभी मैं भारतीय दिशा से ही चल रहा हूँ पीछे से। जिनका सबसे ज़्यादा असर रहा दिमाग पर, जब इन पर आते हैं अपने फिर मध्यकालीन भक्ति संतों पर, तो उसमें फिर संत कबीर। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताने ही भूल गया, उपनिषद। तो उपनिषद हो गए सारे हमारे। और जो उपनिषदों से भी आगे जिस पे मेरा सबसे ज्यादा समय जाता है, मैंने उसका भी नहीं उल्लेख करा, भगवद गीता के साथ की अन्य जितनी हमारी गीताएं हैं, पुराणों में बहुत सारी छोटे छोटे रेफरेंसेस हैं, तो वो भी सब गीताएं हैं। तो वो हो गई अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, राम गीता, ये हो गई। फिर जब हम भक्ति काल पर आते हैं तो उसमें संत कबीर, शेख फरीद, रूमी, गुरु नानक देव। ये तो सब भक्ति काल वालों का कहीं ना कहीं एक जैसा ही स्वभाव मिल जाता है। पूरा आदि ग्रंथ ही गुरु ग्रंथ साहिब, जप जी। तो चाइनीज फिलॉसफी की तरफ कैसे बढ़े आप? कहीं कोई सूत्र जुड़ा होगा, कोई रेफरेंस मिला होगा। शुरुआत मेरी हुई थी च्वांगजू की कविताओं से, और वो मजेदार थी और छोटी छोटी थी, तो शुरुआत वहां से हुई। पहली कौन सी थी जिसमें मजा आ गया था? हाँ, तो एक पक्षी है, अब ये बच्चा है छोटा तो उसको अच्छा लगेगा ना। एक पक्षी है और वो बड़ा मनभावन है, बड़ा सुंदर है, और वो अकेले अपना रहता है एक कहीं किसी सरोवर के पास। राजा ने उसको देखा, राजा ने कहा इतना दिव्य पक्षी है, इसको तो हमारे उपवन में होना चाहिए, इसको ले आओ और इसके सम्मान की तैयारी करो। तो उसको ले आते हैं और खूब गाजा बाजा बजाते हैं, और जो वो खाया करता था उसकी जगह उसको राजसी पकवान परोसते हैं। इतना उसके आसपास शोर करते हैं कि वो मर ही जाता है। यहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर जो उनका पूरा साहित्य ही है वो पूरा
खट 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 एक पन्ने पे उनकी एक उक्ति आ जाती थी, उसको पढ़ डाला। वहाँ से फिर लाओत्ज़ु, लीत्ज़ु, इनकी दिशा में। और जब वहाँ पहुँच गए तो फिर वहाँ से ज़ेन। अब ये मेरा उल्टा रास्ता है। होना ये चाहिए कि मैं बौद्ध दिशा से ज़ेन में पहुँचूँ, फिर ज़ेन से वहाँ पे कन्फ्यूशनिज्म, फिर लाओज़ी। पर मैं उल्टा पहुँचा हूँ। मैं पहुँचा हूँ दाओइज्म से ज़ेन की तरफ। तो फिर ज़ेन की तरफ गया। उसमें पॉल रेप्स की एक किताब है, ज़ेन फ्लैश ज़ेन बोन्स। कहाँ से याद आ गई? मतलब 10 साल से मैंने इसका नाम नहीं लिया, अचानक याद आ गई। तो उसमें ज़ेन कोआन्स थे छोटे छोटे और बहुत गजब के, कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा लगे कि विचित्र, अजीब, एब्सर्ड बात बोल रहे हैं। और एब्सर्डिज्म भी चूँकि बहुत पहले मैंने देख लिया था, तो मुझे जहाँ कहीं एब्सर्डिटी दिखाई दे वहाँ मैं सतर्क हो जाता था कि कोई महत्व की बात हो रही है, कोई महत्व की बात हो रही है। जहाँ कहीं जहाँ कहीं कुछ बहुत बेतुका हो, वो मुझे लगता था कि ये तो ज़रूर कीमती होगा। तो संत कबीर की उलटबासियाँ हो गई और ज़ेन कोआन हो गए, तो इनमें मैं तुरंत, और या फिर जो एब्सर्डिस्ट प्लेस हो गए, वेटिंग फॉर गोदो, तो इनमें मैं तुरंत रिश्ता बैठा लेता था। ये इंटरेस्टिंग कितने होते हैं। ये ऐसा लगता है कि आप देख कुछ रहे थे लेकिन जो मैसेज मिला वो अलग ही मिल गया। बहुत अलग। तो फिर ज़ेन के साथ मैंने बहुत समय बिताया है, लेकिन ज़ेन के बारे में, ज़ेन की फ़िलॉसफ़ी जो है पूरी, उससे ज़्यादा दिल मेरा जीता कोआन्स ने। अच्छा। तो कोआन्स के साथ मैं खूब खेला बहुत समय तक, और मेरे लिए वो एक मनोरंजन भी होते थे। क्या क्या पसंद आया? कोआन सुनाऊं? एक एक करके याद आएंगे। हाँ, थोड़ा सा चलेगा सब्र रखिएगा। तो मास्टर और जो डिसाइपल है वो जा रहे हैं। हाँ। और डिसाइपल पूछता है कि हु इज द बुद्धा, हु इज द बुद्धा। तो वहाँ सामने कहीं पर काउडंग पड़ी हुई है, गोबर पड़ा हुआ है। तो मास्टर पहले कुछ नहीं बोलते और फिर थोड़ी देर में उसकी ओर इशारा करके बोलते हैं दैट। और ये बुद्ध क्या नहीं आई है। ये बुद्ध क्या नहीं आई है, बोले दैट। और ये कोआन्स अक्सर इस बात पर खत्म होते हैं कि दैट वेरी मोमेंट द डिसाइपल वाज एनलाइटेंड। बड़ी अद्वैत वेदांती नहीं है। हाँ। जिसको वहाँ बुद्धा दिख गए, जिसे वहाँ बुद्धा दिख गए, उसका तो सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया ना। वो ये कहना चाह रहे हैं कि there is nothing called the Buddha, there is only this free flow which is exhibiting itself in this natural thing as well. Yes. कि बुद्ध कोई विशिष्टता नहीं है। विशिष्टता तो अहंकार होती है, और बुद्ध तो शून्य है। जो कुछ नहीं है वो बुद्ध है। माने जो प्रकृति के प्रवाह से एक है, बिल्कुल अभिन्न है, जिसको कहीं इशारा करके कह ही नहीं सकते कि ये रहा, ये वो बुद्ध है। तो वो फिर जो बहुत प्रसिद्ध कोआन है, एक हाथ की ताली, वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था। तो वो आता है मास्टर के पास, बोलता है दुनिया भर का ज्ञान मैंने सुन लिया, कुछ आपके पास नया है मुझे सुनाने को? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं सुना दूंगा कुछ नया, पर पहले तुम जाओ और एक हाथ की ताली सुनकर आओ। ऐसी ताली जो एक हाथ से बजे। और जब एक हाथ की ताली सुनकर आ जाओगे तो फिर मैं भी तुम्हें कुछ सुनाऊंगा। तो वो फिर जाता है और बहुत भटकता है कि एक हाथ की ताली कैसे सुने। और फिर एक दिन उसको सुनाई दे जाती है, और जब वो लौट के आता है तो मास्टर से बोलता है सुनने के लिए कुछ है नहीं, सुनने के लिए कुछ है नहीं। और बस जो मास्टर है मुस्कुरा देते हैं, बात खत्म हो जाती है। अब जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मुझको बाबा बुल्ले शाह याद आते, जो क्या बोल रहे हैं, अनहद बाजा बजे सुहाना। कबीर साहब याद आते हैं, वो भी यही बोल रहे हैं, अनहद नाद। ये एक मिनट याद करने दीजिए। कहता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही
झीनी झीनी पहले आए नाद बिंदु से पाछे जमया पानी। तो बिंदु से नाद आया है, एक बिंदु है उससे नाद याद आया है, और वही साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग है। तो उस मामले में मैं थोड़ा सा किस्मत वाला रहा कि चूंकि मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, तो मैं एक हाथ की ताली को बिंदु के नाद से सहज ही कनेक्ट कर पाए, हाँ, जोड़कर देख पाया या सुन पाया। तो और आपको कौन सुनाऊं, मजेदार वाले? हाँ हाँ। तो हवा चल रही थी, तो जो आश्रम है या मठ है, हाँ, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ था, ठीक है। तो झंडा जो है फहरा रहा था। तो जो शिष्य लोग रहते थे वहां, उनके दो गुट बन गए और वो लगे बहस करने। एक ने कहा द विंड इज मूविंग, एक ने कहा द फ्लैग इज मूविंग। तो दोनों में बहस इस बात पे छिड़ी थी कि मूलभूत बात क्या है। हालांकि ये कुरान में लिखा नहीं है, पर आशा ये है कि इन दोनों में से ज्यादा मूल बात क्या है, कि क्या हिल रहा है, गति किस में है, हवा में है या झंडे में, किसमें है। तो वहां पर मास्टर आते हैं, इन दोनों को देखते हैं, खड़े होकर बोलते हैं कि गो बैक, द माइंड इज मूविंग। सत्य, शुद्ध सत्य। तो अब यहाँ मुझे अष्टावक्र गीता याद आ जाती है। हाँ। ये जो सारा जगत है ये तुम्हारा अपना प्रक्षेपण है, अपना बनाया हुआ है, अपनी माया। तुम जितना हिलोगे जगत उतना हिलेगा, तुम जैसे हो जगत तुम्हें वैसा दिखाई देता है। योग भी याद आ जाएगा, चित्त वृत्ति निरोध, सब वहीं आकर के जब जुड़ने लग जाता है ना, तो बड़ी एक तृप्ति उठती है, जैसे कि अंधेरा था और क्लैरिटी। ऐसा लगता है ना कि जो चीज दिख नहीं रही थी वो दिख गई, कुछ दिख गई। तो कभी ऐसा मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी हुआ आपको कि जैसे ऐसा कहते हैं ना कि अक्सर जैसे जब हम किसी भी एनलाइटेंड वे की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ था। कभी मेडिटेशन करते हैं तो एक सत्य का एहसास हुआ था, जहाँ पे हमने कुछ ऐसा देखा जो शायद हम खुली दृष्टि से नहीं देख पाते। बहुत बार ये सवाल आया है, और विशेषकर इसलिए आया है क्योंकि जिसको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं उसको मैंने सदा सिरे से नकारा है। पूछते हैं कि आपका अपना अनुभव क्या है, कहिए, वो विशेष अनुभव बताइए, अपना मिस्टिकल एक्सपीरियंस बताइए। मिस्टिकल एक्सपीरियंस, लोग बहुत उत्साहित होते हैं, बड़े रोमांच से, जैसे छोटा बच्चा दादी से नहीं कहता है कहानी सुनाओ, वहां से लगता है ऐसा कुछ निकल कर आएगा, कुछ ऐसा निकल के आएगा, दिव्य अलौकिक। बिल्कुल वो जैसे बुद्ध का भी दिखाते हैं ना कि बुद्ध गए, उन्होंने 7 दिन मेडिटेशन किया, फिर वो 7 दिन में मारा आया, ये हुआ वो हुआ, अंत में एक औरा निकल कर आया, और फिर ऊपर देवता आ गए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो अभी तक मैं इसका उत्तर ये देता रहा हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ है। नहीं, आज नया कुछ। तो आज मैं उस उत्तर को बिल्कुल करा देता हूँ 180 डिग्री से पलट के। तो इसको आज ऐसे कहूँगा कि इतना निरंतर और इतना ज्यादा होता रहता है कि याद नहीं रहता। इतना निरंतर है कि उसमें कुछ विशिष्टता नहीं बचती। इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस वे ऑफ लिविंग। हाँ, तो किसी को कोई बहुत महत्वपूर्ण दिव्य अनुभव एक बार हुआ हो तो उसको याद रह जाए। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा वो दिन में अगर 15 बार होता हो तो कौन याद रखे। उसको बताएं भी कैसे, और क्या बताएं। और दिन में 15 बार से भी ज्यादा होता हो अगर, तो खुद को भी कैसे पता चले कि कब है कब नहीं, कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। कौन गिनती रखता है अपनी सांसों की। अभी हम आप बैठे हैं, हमें पता थोड़ी है कि सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है। तो वैसे ही जिसको हम कहते हैं कि सामान्य जीवन के पार की कोई बात,
वो अगर निरंतर ही हो जाए तो कैसे उसको चिह्नित करें और कैसे उसको स्मृति में रखें? वो रजिस्टर ही नहीं होगी ना। मुझे बहुत जोर डालना पड़ता है स्मृति में उन चीज़ों को याद करने के लिए जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा उल्टा है। हाँ, नहीं, सेलेक्टिव मेमोरी। मेरी तो खुद बहुत सेलेक्टिव मेमोरी है, तो मैं जान सकती हूँ। लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा याद रहती हैं, और मुझे जो ज़रूरी चीज़ है वो बिल्कुल याद नहीं रहती, क्योंकि वो मेरे लिए इतनी निकट की हो जाती है कि उसको याद रखना असंभव हो जाता है। आप बात समझ रहे हैं ना? किसी चीज को याद रखने के लिए वो सीमित होनी चाहिए। जैसे अभी आप गीता भूले थे। हाँ, जैसे अभी मैं गीता भूल गया। हाँ, मैं एकदम समझ गई। वो इतने पास की है कि वो मेरे मन में कभी होती नहीं। वो इतनी रहती है कि कभी वो बोलने में नहीं आती। बोलने में नहीं आती। वो मन में कैसे रहेगी? वो मन के केंद्र में जा चुकी है। है ना? ठीक वैसे जैसे कि पत्ता, फूल ये दिखाई देता है, जड़ दिखाई नहीं देती। तो आपको कोई वृक्ष दिखाया जाए, पूछा जाए ये क्या है, तो आप ये सब गिना देंगे, पत्ता, फूल, तना। वो प्रत्यक्ष है, वो आंखों के सामने है। जड़ अचानक से कौंधेगा रे जड़, उसको तो भूल ही गए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो इतनी गहरी चली जाती हैं कि विस्मृत हो जाती हैं। तो ये जिनको हम मैजिकल मोमेंट्स ऑफ एनलाइटनमेंट वगैरह कहते हैं, कि एक गजब की विशिष्ट अनुभूति हुई। मतलब ऐसा लगा कि नॉर्मल से परे कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ महसूस किया। हाँ, मेटाफिजिकल, मिस्टिकल, ये सब कुछ। वो अगर रोजमर्रा की ही बात बन जाए तो आदमी उसमें क्या बोले? अब उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी आपसे मैंने कहा ना कि ज़ेन फ्लेश ज़ेन बोन्स मुझे पता नहीं कहाँ से याद आ गई। न जाने कितने सालों से ये मैंने। उसी तरीके से जब मैं अपने सत्रों में बैठता हूँ तो न जाने कहाँ से बात आ जाती है, मुझे नहीं पता, तो मेरी बात तो होती ही नहीं है। अभी कल रात को ही गीता सत्र था, हर दूसरे दिन होता है, अल्टरनेट डे। अब उसमें 2-3 घंटे बात चली होगी, हमेशा ही चलती है। मैं वो जो बोल रहा हूँ मुझे पता थोड़ी है कहाँ से आ रहा है, तो जादू ही है। पर वो जादू रोज़ हो रहा है। अब रोज़ हो रहा है तो कौन विस्मित हो बार बार? इतना झंझट कौन उठाए? जादू हफ्ते में एक बार होता हो, जिंदगी में एक बार होता हो तो बड़ी बात हो जाता है। वो जादू अपने साथ रोज हो रहा है तो हम कहते हैं कोई जादू है ही नहीं। आइंस्टाइन ने कहा है ना कि देयर आर ओनली 2 ways टू लिव अ लाइफ, आइदर एवरीथिंग इज अ मिरेकल और नथिंग इज अ मिरेकल। सो व्हेन एवरीथिंग टर्न्स मिरेकुलस यू फाइंड इट बेटर टू से वेल देयर इज नो मिरेकल। नहीं, और कहा भी है ना कि द वन हु नोज इट विल नेवर से इट एंड द वन हु से इट विल। अब इसमें आपके रहीम दास खड़े हो गए, रहीमन बात अगम में की कहत सुनन की नाही, जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं। मालूम है बहुत बार होता है, मैं सत्रों में कुछ ऐसा बोल देता हूँ जो मुझे भी पता नहीं होता कि मुझे याद है, और वो कहाँ से आ गया नहीं पता चलता। तो फिर मैं क्या करता हूँ, सत्र के बाद जब मैं खड़ा होता हूँ तो ये जो कुर्सी है मेरी, मैं इसको नमस्कार करता हूँ। लोग पूछते हैं ये क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ क्योंकि ये बोलती है, मैं थोड़ी बोलता हूँ, माध्यम है। मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने क्या बोल दिया। और कई बार जो बोला आपने इन किताबों के बारे में पूछा था, तो ये बोले हुए से ये सारी किताबें हैं। तो जब ये लोग सब उसमें से सत्र संकलित कर लेते हैं कि ये सब प्रकाशित होगा, तो अंत में दिखाने लाते हैं कि ये किताब है, ये जा रही है, तो अपना अप्रूवल दे दीजिए या उसमें कुछ संपादन हो तो बता दीजिए। मैं देखता हूँ, कहते हैं मैंने बोला है। एक दो बार नहीं, दर्जनों बार स्वयं इसमें बिना मेरा नाम लिखे मुझे दिखा दिया है। और मैं ऐसा हो गया हूँ कि बताओ ये किसने बोला, ये किताब कौन सी मुझे पढ़नी है। और फिर इतना उसमें झेपने की स्थिति आती है, एम्बैरेसमेंट की आती है, जब कोई बोलता है कि सर ये आपकी ही किताब से है। और फिर ऐसा होता है कि मतलब बगले झाँको, मुँह छिपाओ, खुद को ही नहीं पता है कि ये था, और अब उसकी तारीफ कर रहे हो कि ये क्या बात है, क्या बोला है, क्या बढ़िया है, ये सूत्र कहाँ से आ गया। अभी मैंने एक कहानी सुनाई सत्र में और सुना दी कहानी, वो उसकी ज़रूरत थी कहानी सुनाने की, पूर्णता पर कहानी थी कि आंतरिक पूर्णता किसको कहते हैं ये समझाने के लिए। तो मैंने ऐसे एक राजा से शुरू करा और कहानी बता दी। बतानी पड़ेगी पहले। हाँ, वो कहानी इन्होंने निकाल करके, वो 2.5 मिनट की थी, बताता हूँ भी। तो 2.5 मिनट की थी, तो उन्होंने उसको YouTube पर भी डाल दिया। YouTube में आजकल 3 मिनट तक जो है वो आप शॉर्ट्स डाल सकते हैं, पहले 1 मिनट का था।
अच्छा। तो इन्होंने मौका देख के डाल दिया। और मुझे बताया गया है कि वो जो कहानी है वो 2.5 मिनट लगभग की कहानी है। और वो पहुंच गई है, मिलियन हो गया उसका। और माना यह जाता है कि जो YouTube पर शॉर्ट कंटेंट होता है जितना छोटा हो उतना चलता है। मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड हो तो अच्छा है। शॉर्ट कंटेंट, शॉर्टर द बेटर। शॉर्टर द बेटर। अब ये इतनी लंबी है और ये मिलियंस में चली गई, अच्छी बात। फिर किसी ने बताया मुझे कि ये आपने कहानी बताई थी और लोगों को ये बात जो है जमी है, अच्छी लगी। मैंने कहा ये कहानी तो उसी समय मैं बोलता जा रहा था और बनती जा रही थी। ये कहानी ही न मैंने कहीं पढ़ी है न पहले कहीं सुनी है, मुझे भी नहीं पता वो कहानी कहाँ से आई है। बस बोलता जा रहा हूँ, कहानी बनती जा रही है। और एक के बाद एक उसमें और चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। वही तो छोटी कहानी थी। बीच बीच में होता है कि कई बार मैं सत्र शुरू ही किसी कहानी से करता हूँ, बिल्कुल सबसे बढ़िया होता है वो। और वो आधे पौन घंटे की भी कहानियाँ हैं। 45 मिनट की कहानी है और आप बोलते जा रहे हो, कहानी अपने आप बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है और एक तार दूसरे से जुड़ता जा रहा है। द रियल स्टोरी टेलिंग। तो अब क्या बताएं, अगर ये जादुई लगता है तो ऐसे जादू तो यहाँ रोज होते हैं। जादुई तो है, रोज होते हैं। अब इसका कौन डंका पीटे। दूसरी बात, अगर ये होते भी हैं तो इतनी तो ईमानदारी मुझ में है कि मैं जानता हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सहज होता है, स्वयं होता है। तो मैं किस मुंह से इसका श्रेय लेने जाऊं कि मैंने करा है। तो लेकिन जब मैं बोलता हूं तो बहुत नीरस लगता है। और 10-15 साल से वो नीरसता चल रही है कि बताइए ना कुछ अपना एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस बताइए, कुछ तो बताइए जो इधर उधर का हो, पारलौकिक हो। इस दुनिया में तो जो है वो उबाऊ है और रोज का है, हम सभी जानते हैं। आप जरा किसी दूसरी दुनिया की कुछ घटनाएं बताइए, कुछ खबर दीजिए। वो मेरे पास होती नहीं, तो मैं ऐसे ही बस ऐसे कह देता हूँ, भाई मेरे पास कुछ नहीं। आपसे शायद आज पहली ही बार मैं कह रहा हूँ कि वो इतना ज्यादा है कि गिनाया नहीं जा सकता, इसलिए नहीं बताता हूँ। वो लगातार होता रहता है। पर लेकिन उसका समस्या ये है कि उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं, वो तो स्पॉन्टेनियस है। वो आएगा भी खुद ही और जाएगा भी खुद ही। तो इसीलिए जब मैं चाहूंगा कि कुछ याद आ जाए तो तब नहीं आएगा। 100%। अपने हिसाब से चलता है, वो मालिक है। तो इसीलिए मैं श्रेय नहीं लेता ना, मालिक कोई और है। बिल्कुल। तो मालिक को जब आना होता है वो आ जाते हैं। मेरा काम है अभिव्यक्त कर देना, मैं कर देता हूँ। कुर्सी को प्रणाम कर लेता हूँ, कोई और तो है नहीं, तो मैं कहता हूँ शायद इस पर बैठता हूँ, तभी सब उठता है, तो शायद इसी की कृपा होगी, तो इसी को प्रणाम कर लेते हैं। बाकी तो जब ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस जब भी होते हैं, है ना, तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि किसी एक्सपीरियंस के पहले हम कुछ होते हैं, उस एक्सपीरियंस के बाद हम कुछ होते हैं। तो क्या आपने अपने अंदर ये एवोल्यूशन महसूस किया है कि लगातार जैसे जैसे हम ऑब्जर्व करते जाते हैं, विस्मित होते जाते हैं, हमारी नेचर में भी चेंज आता जाता है, सोचने समझने की शक्ति में भी चेंज आ जाता है, जैसे कहते हैं ना कि एक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इंक्रीजेस। सो हैव यू ऑब्जर्व दैट? देखिए, आमतौर पे जो हमें अनुभव होते हैं ना, उससे हमारी चेतना का स्तर उठता नहीं है, बेहतर नहीं होता है। हमारे भीतर जो बैठा हुआ है अहंकार, वो बड़ी चतुराई करता है, बहुत सतर्कता रखता है कि हमें अनुभव हो ही इस तरह से उस क्षेत्र के, उस दिशा के, जहां उसको कोई समस्या ना आए। तो हमारे ज्यादातर अनुभव हमारे पुराने ही अनुभवों का वैलिडेशन और दोहराव मात्र होते हैं। उसमें चेतना कैसे ऊपर उठेगी? हाँ, इतना जरूर होता जाता है कि जो आपके पुराने पूर्वाग्रह होते हैं, धारणाएं होती हैं, जब आप नया अनुभव भी पुराने ही जैसा कर लेते हो तो आपके पूर्वाग्रहों को और एक सत्यता मिल जाती है, वो सत्यापित हो जाते हैं, सर्टिफाइड हो जाते हैं, उन्हें जैसे आपने कहा वैलिडेशन मिल जाता है। इतना और होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि 20 वर्ष का जो व्यक्ति है और जो 60 वर्ष का व्यक्ति है, तो 60 वर्ष का व्यक्ति 20 वाले से बेहतर हो चेतना के तरफ। ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं होता। बल्कि ये जरूर होता जाता है कि जैसे जैसे लोग अनुभवी होते जाते हैं, उनमें ये आग्रह और जमता जाता है कि हम तो ज्ञानी हैं, हम समझते हैं, हमारे इतने साल का अनुभव है, हमें बताओ मत, हमारी सुनो। ये सब होता जाता है। तो ये देख पाना कि मेरे अनुभव मुझे कुछ नया नहीं दे रहे, और मैं बस अपनी ऊर्जा लगा रहा हूँ पुराने ही अनुभवों को तरह तरह से दोहराने में, ये अध्यात्म में बड़ी केंद्रीय बात है। पर्दे के पीछे जाके देखना कि मैं कर क्या रहा हूँ, अपने अंदर जाकर देखना कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने जो धारणाएं बना रखी हैं सुख की,
मैं उन्हीं धारणाओं के अनुसार नए अनुभव रच रहा हूँ, चुन रहा हूँ। जो मैंने धारणा बना रखी है दुख की, उसी के अनुसार मैं फलाने विषय से डर रहा हूँ। तो मुझे कुछ नया हो थोड़ी रहा है, मैं वही पुराना हूँ, बस मैं अपनी खाल मुटी करता जा रहा हूँ, अपने चारों ओर एक मोटा और सुरक्षा कवच तैयार करता जा रहा हूँ। तो अनुभवों का ऐसा खेल चलता है। हाँ, एक खास तरह के अनुभव हो सकते हैं जो खाल को मोटा ना करें, रगड़ के साफ ही कर दें, पर वैसे अनुभव हम लेना नहीं चाहते क्योंकि वो अलग होते हैं, क्योंकि वो अहंकार के लिए नुकसानदायक होते हैं। हाँ, नुकसानदायक होते हैं, और उसका तो एक ही काम होता है कि मैं जो कुछ भी हूँ मुझे अपने आप को बचाना है। वो तोड़ते हैं ना आपके अहंकार को, वो हमें तोड़ते हैं। तो वैसे अनुभव, पहली बात तो हम कभी स्वयं चुनेंगे नहीं, और दूसरी बात, वैसे अगर आ भी गए, अस्तित्वगत अनुग्रह है, उसको संयोग बोलिए या कुछ भी, वो अगर आ भी गए तो हम उनसे किसी न किसी तरीके से पीछा छुड़ाना चाहेंगे, बचते रहेंगे, बचेंगे। और जो अनुभव आ रहा है वो अगर किसी व्यक्ति की शक्ल में आ रहा है तो हो सकता है वो उस व्यक्ति के प्रति हिंसक भी हो जाए कि तुम ऐसी चीज मुझ तक क्यों लेकर आ रहे हो जो मुझे तोड़ती है, तुम तो मेरे दुश्मन हो। तो हम इस तरह से चलते हैं। तो अनुभवों का जो खेल है वो आपको आंतरिक दिशा में बेहतर करता हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर 30 साल के अनुभव के उदाहरण के लिए इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं तो ये बिल्कुल है कि आपने ज़्यादा बातें देख ली, तो आपका जो सूचना का भंडार है वो सब बेहतर, वो सब ठीक है। वो उस दिशा में हम ऐसा कह सकते हैं। स्मृति आपकी बढ़ जाएगी। बहुत सारे आपने ऐसे केसेस देख लिए होंगे जो कि अभी एक नए नवेले को नहीं पता है, ये सब वो सब ठीक है। मतलब आप अपना ज्ञान दिखा ज़्यादा पाओगे, बस दिखा ज़्यादा पाओगे, और जो बाहरी ज्ञान है हो सकता है वो बढ़ भी गया हो, उसमें हम उतना स्वीकार करते हैं। पर आंतरिक दिशा में अनुभव से कोई मदद मिलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे अनुभव ज़्यादातर हमारे ही द्वारा प्रक्षेपित होते हैं, तो वो हमें बेहतर कैसे कर पाएंगे। ये ऐसी सी बात है कि मुझे कुछ नया सीखना है और मैंने अपने आप को एक इको चेम्बर में बंद कर रखा है, तो मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो ऐसी ही चीज़ होगी जो मुझे पहले से पता है, और मैं जो कुछ सुनूंगा वो कुछ नया नहीं हो सकता, मेरे ही द्वारा बोला गया होगा। तो मतलब जैसे मतलब बहुत सारे बच्चे शायद इस गहन चिंतन को ना समझ पाए, उनके लिए अगर इसे आसान एग्जाम्पल से समझा दिया जाए कि हम अपने पैटर्न्स को रिपीट करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो जाए, सपोजिटली अब्यूजिव रिलेशनशिप के प्रति आकर्षण हो जाए, तो वो बार बार उसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में जाता रहता है और अपने आप को ये एक्सक्यूज देता रहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, गलत सामने वाला है। ऐसे समझिए, मुझे पक्का भरोसा है कि जानवरों का मांस खाना ज़रूरी है। तो बहुत संभावना है कि मेरे दोस्त भी वही होंगे जो खाते होंगे, उन्हीं के साथ बैठ के मैं खाता हूँ। तो मैं उनके साथ जितनी ज्यादा बातें करूंगा वो उसी दिशा में होंगी जो इस बात को प्रमोट करेंगे, उतना मेरी धारणा और पुख्ता होती जाएगी कि मांस खाना जरूरी है। मैं स्वयं को उस अनुभव से कभी एक्सपोज ही नहीं करूंगा जहां मेरे सामने कोई ऐसा आ जाए जो ये साबित कर दे कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए, सबके लिए घातक है। वैसा कोई व्यक्ति मेरे सामने ना आए। उस बात को इग्नोर कर देते हैं या फिर उस व्यक्ति को इग्नोर कर देते हैं और बहुत तेजी के साथ वैसा कोई वीडियो आपके सामने आ जाए, आप बहुत तेजी से उसको स्वाइप करोगे। तो अब मैं कहूंगा कि देखो, मैं जितने लोगों को जानता हूँ सब ये मानते हैं कि मांसाहार उत्तम है, प्रोटीन मिलता है, और बहुत सारी और बातें कि पुराने जमाने से लोग खा रहे हैं मांस तो इसमें गलत क्या, ये सब बातें आप प्रमाण के तौर पे कहोगे कि साहब मैं 40 लोगों को जानता हूं और 40 के 40 कहते हैं कि मांस खाना बिल्कुल बढ़िया बात है। इतना ही नहीं, मैंने 40 के अपने दायरे को बढ़ाया, मैंने 50 से बात की तो ये जो 10 नए थे इन्होंने भी यही कहा मांस खाना अच्छी बात है। पर साहब आप ये देखो ना कि आप चुन ही उन्हीं लोगों को रहे हो जो मांस खाते हैं। तो ये जो आपको नया अनुभव हो रहा है 40 से या 50 से बात करके, ये नया अनुभव आपको कुछ नया सिखा ही नहीं सकता। आप कहने को नया अनुभव ले रहे हो, नया नहीं है वो। वो आपके पुराने अनुभव का ही विस्तार है। आपने जिन लोगों से नई मित्रता या नया परिचय करा, वो कहाँ जाके किया, पता चले उसी रेस्टोरेंट में बैठ के। हाँ, उनका चयन ही आप जाने अनजाने इस आधार पर करते हो कि ये लोग ऐसे नहीं होने चाहिए जो मेरी धारणाओं को चोट दे दें। आप समझ रहे ना? मेरा मानना है कि महिलाएं जिम्मेदारी के काम नहीं कर सकती। आज ही इलॉन मस्क ने किसी की बात को रिट्वीट करा है कि देखो, दुनिया के जो ज्यादा खतरनाक और ज्यादा जिम्मेदारी के काम होते हैं उसमें महिलाएं 10% भी नहीं है। उन्होंने रिट्वीट करा है, अच्छी बात। और मैं जिनसे बात करता हूँ सबके सब यही कहते हैं कि हाँ, महिलाओं का तो ऐसा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या तुम महिलाओं से बात करते हो? हाँ, सही बात है, तुम बात करते हो तो अपने दायरे में हो आप। वो एक अनुगूंज कक्ष है, इको चेम्बर है।
और उस इको चेम्बर को आप कितना भी बड़ा करते जाओ, वो रहेगा तो इको चेम्बर ही ना। उसको आप ये नहीं कह सकते कि नाउ आई एम वाइडनिंग और डाइवर्सिफाइंग माई एक्सपीरियंसेस। एक छोटा इको चेम्बर हो सकता है, और ज्यादा अनुभव लेने के नाम पे आप उस छोटे इको चेम्बर को एक बड़ा इको चेम्बर बना देते हो। स्टिल व्हाट यू आर हियरिंग इज जस्ट द ओल्ड इको। तो नया क्या पता चला? तो अनुभवों से कुछ नया नहीं पता चलता जब तक कि वो ऐसे अनुभव ना हो जो आपकी धारणाओं को तोड़ते ना हो। वैसे अनुभव हम होने नहीं देंगे। वैसा अनुभव संयोग से हो जाए, संभावना कम होती है। नहीं, उसके लिए चेतना जगानी पड़ेगी मुझे। उसके लिए चेतना जगानी पड़ेगी, या उसके लिए कोई होना चाहिए जिसमें करुणा बहुत हो। तो वो आपके पीछे आए आपको कुछ ऐसा बताने के लिए जो आप सुनने को तैयार नहीं हो। वो जब आपके पीछे आएगा आपको कुछ ऐसा बताने के लिए, तो आप उसको मुंह पे मार दोगे। तुम हमें ये सब बातें बता ही क्यों रहे हो? आप बात समझ रहे हो? आपकी जो चेतना होती है, उसकी जो सामग्री होती है, उदाहरण के लिए वो आती है उस अखबार से जो आप पढ़ते हो, उस टीवी चैनल से जो आप देखते हो, उस दल से जिसके आप सदस्य हो, वो सारे सोशल मीडिया जिनको आप फॉलो करते हो, तो आपकी फीड में क्या आएगा? वही सब तो आएगा ना जिसको आपने फॉलो करा है। एल्गोरिदम और पूरे डिकोडेड है। और फॉलो आपने किसको करा है? जो आपको पसंद है। तो ले दे करके आपको वही सब दिखाई देगा जो आपको पहले से ही पसंद है, और पसंद माने जिसके साथ आपकी कामना जुड़ी हुई है। तो आपको कभी सच नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ वो दिखाई देगा जो आप देखना चाहते हो, क्योंकि उसी को आपने फॉलो करा है। टीवी चैनल भी आप चुनते हो, अपना दल भी आप चुनते हो, लोग भी आप चुनते हो, मित्र भी आप चुनते हो, सब कुछ आप चुनते हो। तो वही सब कुछ जो आपने अपने लिए चुन रखा है, उसका बार बार अनुभव लोगे। 600 बार डोसा खा लेने से आपको ये थोड़ी पता चल जाएगा कि मैक्सिकन फूड कैसा होता है। बिल्कुल। या कि 600 तरीके के अलग अलग डोसे भी आप खा सकते हो। उसको आप कहोगे देखो मेरे अनुभवों का दायरा विस्तृत हो रहा है। कितने भी तरीके के डोसे खा लो, है तो डोसा ही ना। उससे आपको मैक्सिकन फूड थोड़ी पता चल जाएगा। तो आम आदमी अनुभव लेता जाता है और उसके भीतर ये धारणा और दृढ़ होती जाती है कि मैं तो जान गया। तुम जान कुछ नहीं गए, तुम पहले भी डोसेबाज थे, तुम आज भी डोसेबाज हो। बस पहले तुमने 2 तरह के खाए थे, अब तुमने 600 तरह के खा लिए। अब तुम्हें ब्रैग कर पा रहे हो कि मेरे को 600 तरह के डोसे पता है। और आज तुम एक जवान आदमी ऊपर चढ़ जाते हो, तुम कहते हो कि तू मेरी सुन और मुझे इज्जत दे क्योंकि मैं अनुभवी हूँ। तुम्हारा ये अनुभव किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सारा अनुभव वो जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तुम्हारा केंद्र नहीं बदला है। तुम्हारा बस जो रेडियस है वो बढ़ता गया है। इंडक्टिव लॉजिक पे हम लोग चल रहे हैं बेसिकली, कि हमने 10 गाड़ियां देखी, 10 की 10 लाल निकली, तो हमने कहा सारी गाड़ियां लाल हैं। और मैं जाऊंगा ही वहां पर, क्योंकि मुझे लाल रंग पसंद है। जहां लाल रंग की गाड़ियां ही चलती हैं। मैं अपने आप को हमेशा ऐसी जगह स्थापित करता हूं जहां मेरी धारणाएं न टूटें। यही तो कंफर्ट लेवल है जिसके कारण ये माया है, यही है। हाँ, ये जो कंफर्ट लेवल है, इसी के कारण तो बहुत सारी परेशानियां, दुख, जो भी है, कंफ्यूज्ड स्टेट, ये सब इसी के कारण तो, क्योंकि इस कंफर्ट से बाहर नहीं निकला जाता आसानी से। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो ये बच्चे हैं, है ना, आजकल की जो जनरेशन है, अभी हाल ही में मैं अंडमान गई थी अपने परिवार के साथ। वहाँ मैंने बड़ी अलग अलग चीज़ें, मैं जब देखती हूँ ना तो रियल लाइफ से भी बड़ी सारी ऑब्जर्वेशंस होती रहती हैं। मैंने देखा एक बड़ा सुंदर परिवार बैठा हुआ है, सब फ़ोन पे लगे हुए हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पर कोई किसी को देख भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा। उसी तरीके से हम बीच पे गए तो वहाँ मैंने देखा कि लोग असली आनंद तो ले ही नहीं रहे हैं। अभी पानी में आए हो, थोड़ी उसके साथ बैठो, वहाँ पे कुछ एंजॉय करो, वो नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा फोटोज़ खिंचाना, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में व्यस्त हैं, लेकिन जहाँ आए हैं वहाँ समय नहीं बिता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक, जैसे कहते हैं ना कि माया, और उसके ऊपर सुपर माया एक डेवलप होती जा रही है। माया तो थी नहीं। आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही, क्योंकि जो सामान्य जीवन होता है, स्क्रीन से बाहर का जीवन, वर्चुअल नहीं, उसमें तो फिर भी थोड़ी बहुत संभावना होती है कि आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, आपके अनुभव में आ जाएगा जो अप्रत्याशित हो, अनायोजित हो, कि आप चाहते नहीं थे पर दिख गया। ठीक वैसे जैसे गौतम बुद्ध जा रहे हैं और उनको एक बीमार आदमी दिख गया, एक बूढ़ा आदमी दिख गया, एक मरा आदमी दिख गया। ये उन्होंने चाहा नहीं था, जिसने उसको झंझोड़ दिया, एक बार झंझोड़ दिया। ये उन्होंने चाहा नहीं था, उनको दिख गया। लेकिन उस वक्त पर अगर वो अपनी स्क्रीन में देख रहे होते तो वहां पे भी उन्हें नृत्य ही दिखता। तो एल्गोरिदम को पहले ही पता है कि एक जवान आदमी है और ये नृत्य ही देखने जा रहा है। वहाँ वो महोत्सव हो रहा था, एक युवा महोत्सव था, उसकी ओर जा रहे थे वो। और एल्गोरिदम को सब कुछ पता है। वो तो ये भी जान रहा है, आपको इनविटेशन आया हुआ ईमेल पे, और 23 तारीख का आपको न्योता है, और आज 23 ही तारीख है। वो पता है कि जहाँ का इनविटेशन आया है वहाँ पे गाना बजाना होता है, उधर की ओर ही जा रहे थे वो। तो आपको वो लगातार क्या दिखा रहा हो, तो कभी नहीं दिखाता मरा हुआ आदमी। तो स्क्रीन ने तो और ये कर दिया है कि एल्गोरिदम आपको बस आपकी कामना के ही विषय दिखाता है। गौतम बुद्ध इस मामले में सौभाग्यशाली थे कि उस वक्त स्क्रीन पर नहीं देख रहे थे, इसीलिए उन्हें वो व्यक्ति दिख गए, तो उन्हें दिख गया।
कि भाई कुछ ऐसा दिख गया जो मेरी धारणाओं के बाहर का है। उनको पता ही नहीं था, उनके पिता ने उनको बहुत बचा कर रखा था। तो किंवदंती ये है कि ज्योतिषी ने पहले ही बोल दिया था कि भैया ये भागेगा, या तो मॉन्क बनेगा या चक्रवर्ती बनेगा। तो राजा ने कहा चक्रवर्ती बनाना है, मुझे नहीं भेजना इसको कुछ और बनाने। अब चक्रवर्ती वो बने पर दूसरे तरीके, धर्म प्रवर्तक बन दूसरे तरीके से। तो कहते राजा ने ये सब दिखने ही नहीं दिया था उनको। कहते पत्ता भी अगर झड़ रहा हो पीला, वो भी नहीं देखना है। किसी भी तरीके से जो कुछ नाशवान है, जहाँ कहीं दुख है, जहाँ से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, जिससे वैराग्य, वो दिखने ही मत दो। तो उन्होंने सचमुच नहीं देखा था कभी एक बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी और दुखी आदमी और मरा आदमी। और पर मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य जी अगर उन्हें वो लगातार देख रहे होते ना, तो शायद वो जो उस वक्त उन्हें उससे विस्मय हुआ होगा, या एक जिसे कहते हैं ना कि कुछ अलग देखा। जैसे अब हम लोग हैं, सारे लोग हैं, हम लोग उस चीज़ को इतना रेगुलर देखते हैं कि हम यूज्ड टू हो गए, वी हैव डिसेंसिटाइज हो गए हैं शायद। लेकिन शायद वो जो सेंसिटिविटी थी बुद्ध में उस वक्त वो बची रही। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके पिताजी भी एक बहुत अच्छा कारण रहे उनके वैराग्य की तरफ ले जाने में। बिल्कुल। लेकिन बुद्धत्व तो घटित हो पाया, उस क्षण में वैराग्य उत्पन्न हो पाया। इसके लिए ये तो जरूरी था ना दिखे कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है और जो तुम्हारी उम्मीदों से अलग है, तुम्हारी धारणा से अलग है, तुम्हारे अनुभव से बाहर का है, वो तुम्हें दिखाई तो दे, कम से कम एक्सपोजर तो हो। आज एल्गोरिदम कहता है मुझे तुम्हें सच्चाई नहीं दिखानी है, मुझे तुम्हें वो दिखाना है जो तुम्हें पसंद है, which can keep you more engaged, which can keep you more engaged in your pre-existing world। अब एंगेजिंग तो ट्रुथ भी होता है, लेकिन एल्गोरिदम आपको ट्रुथ से नहीं एंगेज करता। एल्गोरिदम आपको आपकी डिजायर से एंगेज करता है। वो पहले पढ़ता है कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो भाती हैं, और इसके लिए वो आपके पुराने पैटर्न्स देखता है, सारा डेटा उसके पास है, इधर का उधर का सब जगह से इकट्ठा करता है, कहता है आपको ये पसंद है, तो वही सब आपको दिखाना शुरू कर देता है आपको। गौतम बुद्ध को भी अगर वही सब दिखाया गया होता, वो स्क्रीन में ही देख रहे होते, तो यहाँ पे वो आदमी मरा पड़ा उनको दिखाई नहीं देता, वो अपना गाड़ी आगे निकल जाती उनकी। सही बात है ना। वहाँ पे एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है, यहाँ पे वो किसी जवान पुरुष को, स्त्री को देख रहे होते, गाड़ी आगे निकल जाती है उनकी। वो आज हो गया है। वो आज हो गया है कि पहले तो यही बड़ा मुश्किल है, प्रोबेबिलिटी, संभावना बड़ी कम रहती है कि बस संयोग से आपको कोई ऐसा तथ्य दिख जाए जो आपने मांगा नहीं था। पहले तो खुद ही इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और एल्गोरिदम ने उसकी प्रोबेबिलिटी लगभग शून्य कर दी है। गौतम बुद्ध के समय में भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, तभी तो ये हुआ कि उनको उतनी उम्र में, 28 की उम्र में जाकर के उनको ये एक्सपोजर मिला कि मरा हुआ आदमी, सोचिए 28 साल तक किसी को ऐसा बचा के रखा गया है कि उसको बीमारी और बुढ़ापा और मृत्यु पता ही नहीं है। लेकिन 28 में तो पता चला। आपको आज 78 तक में वो बातें नहीं पता चलेंगी जो आप चाहते ही नहीं कि आपको पता चले। तो रास्ता क्या है कि कैसे जो यंग जनरेशन है, मतलब खास करके क्योंकि जब मेरी बच्चों से बात होती है, यंग जनरेशन से बात होती है, तो अक्सर ना उन लोगों का रहता है कि हमें करना तो है, मतलब हमें सत्य जानने की लालसा है, अभिलाषा है, लेकिन रास्ता नहीं पता कि कैसे प्रैक्टिकली क्या करें हम। प्रैक्टिकली जितने भी मत हैं, जितने भी जानकार लोग रहे, उन्होंने एक ही बात बोली है, सत्य कुछ है नहीं जिसको तुम खोज सकते हो। तुमको बस अपने असत्यों के प्रति लगाव थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए एल्गोरिदम को ये कौन बताता है कि यही सब चीजें आपको दिखाए? आप खुद ही बताते हो ना, खुद ही बताते हो। तो जो कुछ तुम देखते आ रहे हो उसके प्रति अपना लगाव थोड़ा कम करो। तो एल्गोरिदम भी थोड़ा कंफ्यूज होगा, अब उसको नहीं पता आपको क्या दिखाए, तो फिर वो 5-7 नई चीजें दिखाएगा। वो भी फिर प्रयोग करेगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने पुरानी चीजें देखने से मना कर दिया है। पुरानी चीजें आप नहीं देखना चाहते, तो फिर वो आपको नई चीजें दिखाएगा। जब नई चीजें दिखाई देती हैं तो अनुभवों का दायरा थोड़ा बढ़ता है। अनुभवों का जो दायरा जब बढ़ता है तो फिर उसमें कुछ ऐसा आपको अनुभव हो सकता है जो अनुभवकर्ता को तोड़े या निखारे। तोड़ो वो तो लगता है डर जाते हैं लोग, डर तोड़े पता नहीं क्या, अहंकार टूट रहा है, चेतना नहीं टूट रही है। तो निखारे ज्यादा जो है वो कम घातक शब्द है, सेफ। तो वो तभी हो पाएगा जब आप अनपेक्षित के लिए थोड़ा तैयार हो। जिस आदमी में अपनी पसंद नापसंद के लिए बहुत आग्रह है कि यही मुझे पसंद है, यही नापसंद है, हाँ, उसको सच्चाई कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो तो अपनी ही पसंद नापसंद में कैद रहेगा ना। वो तो सत्यवाद के अंदर वो तो पूछ मान बैठा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। और फिर इसीलिए वो हिंसक भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि सत्यवाद है, इसीलिए अहिंसा है। इसीलिए अहिंसा है, क्योंकि आप मानोगे कि जो मेरे लिए पूछ है वो किसी के लिए सूंड हो सकता है, बिल्कुल, और किसी के लिए रस्सी हो सकती है। लेकिन जो आदमी अपनी पसंद नापसंद को ही सत्य का स्थान दे देता है, वो दूसरे को हमेशा असत्य मानेगा। बिल्कुल, मैं जो सोच रहा हूँ वही सत्य है, तो तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, गलत है तो गुस्सा आएगा, और गलत है तो फिर मेरा तुमसे द्वेष है, तो ये हिंसा हो गई। तो यही चल रहा है इस समय पर। हर आदमी को खुश करने का माहौल है,
मैं और आप यहाँ बैठे हो सकते हैं और बिल्कुल हो सकता है कि आप एक ऊंची चेतना से कुछ देख रही हूँ और एल्गोरिथम आपको वही सब दिखा रहा हो, और हम बिल्कुल ऐसे अगल बगल बैठे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ और मुझको फूहड़ किस्म की कॉमेडी या नाच गाना या राजनीतिक गॉसिप या घरेलू तू मैं मुझे ये परोसा जा रहा है। और बैठे हम दोनों अगल बगल हैं और हम दोनों का फ़ोन का मॉडल भी सेम है, लेकिन जो कंपनी ये जो चला रही है सोशल मीडिया या टीवी चैनल या जो भी, उसको पैसा बनाना है, उसको आपका सुधार नहीं करना है, वो आपकी शिक्षक नहीं है ना, वो तो आपके सामने एक विक्रेता के रूप में है ना। उसको तो बेचना है। जो विक्रेता होता है उसका ये काम नहीं होता है कि क्रेता क्या खरीदेगा, कल्याण करे। हाँ सही बात है कि आप वो आया है मांगने की मुझे दे दो जहर, तो बोले देखो वत्स, जहर अच्छी बात नहीं होती है, चाहे तुम पियो चाहे चूहों को मारो, ये अच्छी बात नहीं होती है। नहीं वो तो कहेगा कौन सी क्वालिटी का चाहिए, वो बल्कि और महंगे से महंगा जहर उसको बेचना चाहेगा, है ना। सही बात तो दुनिया में यही हो रहा है। कोई है नहीं जिसमें करुणा हो ये और आपसे सरोकार हो इतना कि आपको कहे कि तुम जो चाह रहे हो वो जहर है। कोई आज ही बताने नहीं आएगा। हाँ, इतना हो जाएगा कि आप अगर जहर मांगने गए हो तो जहर देने के लिए 10 लोग कतार बांध लेंगे। सोशल मीडिया में यही हो रहा है, राजनीति में यही हो रहा है, घर में यही हो रहा है, टीवी में यही हो रहा है, समाज के हर क्षेत्र में यही हो रहा है। कोई आपसे कोई नहीं ठेका लेने वाला ये बताने का कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। हाँ, आप जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में आपको गाड़ी दे दी जाएगी और उसका भाड़ा ले लिया जाएगा। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि मतलब मैं आपको बताऊँ, मैंने ना मैं बच्चों को जब पढ़ाती हूँ ना तो सबसे पहले उनका स्क्रीन टाइम चेक करती हूँ। और शायद पता नहीं अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन मेरे बच्चों का फ़ोन चेक करने की भी बड़ी आदत है। बच्चा अगर आके कहता है ना मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मैं कहती फ़ोन दिखा पहले, ताकि ये समझ में आए कि चल क्या रहा है। अरे आप मानेंगे बच्चे क्या देख रहे हैं? बच्चे देख रहे हैं मेकअप को तोड़ना, यंग लड़कियाँ है ना, मेकअप को तोड़ना जोड़ना, है ना, रोमांटिक वो छोटे छोटे सीरियल्स। लड़के देख रहे हैं गेम, और वो गेम खेल भी नहीं रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति खेल रहा है, वो उसे खेलते हुए देख रहे हैं, उसकी कमेंट्री जो कि बहुत ही फूहड़ भाषा में हो रही है वो देख रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चे देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी है, चाहे किसी की भी, हम सबकी भी, सबकी, के द रियल काइंड ऑफ नॉलेज या कंटेंट वहाँ तक पहुँचे तो सही। क्योंकि अगर अवेलेबल ही घटिया है तो अगर कोई अच्छा देखना चाहे तो क्या देखे। उसमें फिर ये होता है ना कि एक आदमी ने अपने आप को एक चेम्बर में बंद कर लिया है। हाँ। और वो चेम्बर उसकी पसंद का है, कामना का है, डिजायर का है। हाँ। और वहाँ अपने आप को रखने का वो समुचित भाड़ा, रेंट देने को तैयार है। ये चेम्बर मेरा है, मैं इसमें रहता हूँ और यहाँ रहने के लिए मुझे जो कीमत देनी है वो भी मैं देता हूँ। और वो जिसमें रह रहा है वो एक टॉक्सिक चेम्बर है, उसकी अपनी डिजायर की टॉक्सिसिटी है अलग बात, पर वो है टॉक्सिक चेम्बर, जहरीला चेम्बर है, उसके भीतर रह रहा है। वहाँ वो पैसा वैसा भी दे रहा है तो कोई उसे बाहर निकालेगा नहीं। सब्सक्रिप्शन है। बहुत लोगों का स्वार्थ इसी बात पर चल रहा है कि तुम उस चेम्बर के भीतर हो और वहाँ रहने का जो भी मूल्य है वो तुम चुका रहे हो। अब क्या करना होता है? अब करना ये होता है कि अगर आप सचमुच कुछ आप सहृदयता रखते हैं तो जाइए हथौड़ा लेकर के और छेद कर दीजिए। हाँ, मारिए बाहर। लेकिन जब आप बाहर मारेंगे तो वो ये नहीं सोचने वाला कि आप उसके मित्र हैं या शुभाकांक्षी हैं। उसको ये लगेगा कि ये मुझे परेशान करने आया, ये मेरा दुश्मन है। हाँ, तो इम्प्रेस करने तो आए भी नहीं है। तो आपको फिर ये तैयार रहना होगा कि जिस हथौड़े से आप उसकी दीवार तोड़ने गए थे उसी हथौड़े से आपका सर तोड़ा जा सकता है। हाँ, सही बात है। तो इसके अलावा वास्तव में कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार अपने भीतर कैद हो गया उसको कभी रिहाई नहीं मिल सकती। वो तो तभी मिलेगी जब या तो संयोग से उसको कोई बहुत टूटने वाला अनुभव हो जाए, या फिर कोई अपनी करुणा से आए और कहे कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुझे तेरी ही भीतर की कैद से आज़ाद कराऊंगा। संयोग जो है वो अपने आप घटे तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अगर हम उसको तोड़ना चाहते हैं तो फिर तो किसी को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर, अपने ऊपर खतरा उठाकर, स्वयं ही श्रम करके, स्वयं ही संसाधन लगा करके, लोग जिस चेम्बर में घुसे हुए हैं उस चेम्बर को मेहनत कर करके तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के बाद वो ये ना सोचे कि कोई उसको धन्यवाद देगा। ना। आप जितना लोगों को आज़ाद कराने की कोशिश करोगे, लोग उतना आपका विरोध करेंगे, गालियाँ देंगे, हो सकता है कि आप पर आघात भी करें। आपको उसकी तैयारी होनी चाहिए पूरी। हाँ, सही बात है। बल्कि आप अगर जो उनके चेम्बर में उनका पूरा खेल चल रहा है, भले वो आत्मघातक खेल हो जो वो खेल रहे हैं, आत्मघातक ही खेल है जो हर आदमी अपने अपने चेम्बर, उस चेम्बर का नाम मन होता है, ये है वो चेम्बर, मन। हर आदमी अपने चेम्बर के भीतर आत्मघातक ही खेल खेल रहा है। वहाँ वो जो कुछ मांग रहा है आप उनको वो सप्लाई दे दीजिए। बड़े अच्छे मित्र हो आप। हाँ, तो मनचाही चीज की आपूर्ति करिए, बड़े अच्छे मित्र भी हो और आपको वो पैसा भी देंगे और आप जो चाहते इज्जत भी देंगे, क्योंकि आपने उनको वो दिया है जो वो मांग रहे हैं। अब कठ उपनिषद जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है आजकल यमाचार्य सिखा रहे हैं नचिकेता को, चल रहा है हमारे यहाँ।
कि श्रेय और प्रेय साथ साथ नहीं चल सकते, और ये पहले तो समझो कि अलग है, और दूसरा साथ नहीं चल सकते। श्रेय माने जो तुम्हारे लिए सचमुच सही है, प्रेय माने जो तुम्हें सही लगता है। और ये दो बहुत अलग बातें हैं। एक चीज जो तुमको पसंद है और दूसरी चीज जो तुम्हारे लिए वास्तव में हितकारी है, ये दोनों कभी एक नहीं होती हैं। और जो व्यक्ति अपनी कामना पर चलता है वो फिर ये बात त्याग दे कि उसकी भलाई हो सकती है, जिंदगी में ऊपर उठ सकता है, बेहतर हो सकता है, चेतना का कैसा भी आरोहण होगा वो नहीं होने वाला। फिर जो इंसान जितना महत्व देता है अपनी पसंद नापसंद को, अपने मत को, ओपिनियंस को, सिंसिंग में सुजैन आते हैं, अभी देखिए सब उछल उछल के खुद ही आ रहे हैं। हाँ। आप बोलती हैं कि इनके नाम बताओ, तो मैं ना बता पाता, पर मौका आने पर ही खुद ही निकल पड़ते हैं। हाँ। इसको कहते हैं, तो बैठे हैं ना कहीं। हाँ, कहीं इसको कहते हैं गिविंग फ्रॉम एन एम्प्टी पॉकेट। हाँ। कि हाथ डालोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। हाँ। पर जब मौका आता है तो जेब अपने आप कुछ दे देती है हाथ में। हाँ। तो कहते हैं इफ यू वांट द ट्रुथ कीप असाइड योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये पहला सूत्र है वहां पर। उसको मैं कहा करता हूं कि ये ओरिएंटल उपनिषद है। सही बात है, ये चीनी उपनिषद है। हाँ। ये सच चाहिए, सच सिर्फ उसके लिए है जो खुद को बहुत गंभीरता से ना लेता हो। मुझे कुछ पसंद है, कोई बात नहीं, मेरी ही तो पसंद है, मैं कितना बड़ा हूँ कि मेरी पसंद बहुत बड़ी हो, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इतनी मैं किसी चीज को चाहता हूँ। हाँ। भाई तुम ही चाहते हो, तुम आज से 10 साल पहले गुड्डे गुड़िया को चाहते थे, और आज तुम हंसते हो अपने 10 साल पहले की चाहत पर। हाँ। तुम्हारी आज की चाहत भी परिस्थितियों द्वारा निर्धारित है, वो 10 साल बाद बदल जाएगी। बिल्कुल। तो इतना क्या गंभीरता से ले रहे हो? गंभीरता से सच्चाई को लो, स्वयं को नहीं। हाँ। लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि किसी ने ठेका नहीं ले रखा। ये बाजार है, यहाँ सब दुकानदार हैं, यहाँ कोई आपका शिक्षक, कोई गुरु थोड़ी है, कोई ये और उन्होंने साफ कह रखा है कि वी आर नॉट हियर टू एजुकेट यू, वी आर हियर टू एंटरटेन यू। हाँ, सोशल मीडिया का तो मतलब सोशल मीडिया का सारी ही ये जो कॉर्पोरेट कल्चर का, इसका तो एजेंडा ही वही है। कॉर्पोरेट कल्चर का भी संसद में और क्या हो रहा है, उससे बढ़िया आपको मनोरंजन मिलेगा क्या? सब कुछ तो चल रहा है वहाँ पर, सब कुछ तो चल रहा है। हाँ, उससे अच्छा क्या मनोरंजन मिलेगा? कोई भी BC ग्रेड थ्रिलर होती है तो उसमें बोलते थे सेक्स एंड वायलेंस हो तो बढ़िया रहता है। हाँ। नौटंकियां होता रहता है कि लड़ाई झगड़ा हो। हाँ। गुटबंदी हो, रोमांच हो, सस्पेंस हो। हाँ। एक इधर का था वो अचानक उधर चला गया, अरे ये क्या हो गया, सस्पेंस आ गया। ये सब कुछ तो हमें राजनीति में भी मिल जाता है। तो उन्होंने भी स्पष्ट कर रखा है भाई, हम नेता इस अर्थ में नहीं है कि हम तुम्हारे आगे चल के तुम्हारा नेतृत्व करके तुमको ऊपर उठाएंगे। हम तुम्हारे नेता इस अर्थ में है कि तुमको जो चीज चाहिए वो हम तुम्हें लाके दे देंगे। तुम कहते हो हमें मुफ्त का माल चाहिए, तो हम तुमको मुफ्त का माल कुछ बता देंगे कि थोड़ी बिजली, थोड़ा ये, थोड़ा वो, हर महिला को 1500 रुपए 2000 रुपए दे देंगे। तो तुम्हें, हम भी तो मनोरंजन के लिए ही हैं बस। तो हर जगह बस दुकानें सजी हुई हैं जो कह रही हैं कि तुम जहर मांग रहे हो, हम तुमको जहर दे देंगे, लाओ पैसे, लाओ पैसे। कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे कहे कि तुम जहर मांग रहे हो तो मैं थप्पड़ मार दूंगा तुमको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। वही, ये बहुत पर ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पूरी जनरेशंस बर्बाद हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी देश को बर्बाद करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, बस उसकी जनरेशन, यंग जनरेशन को आप वही जो आपने बताया ना, चेंबर में बंद कर दो, सब अपने अपने चेंबर में। कौन लड़ेगा, कौन करेगा, क्या करेगा, ये और ये। हाँ, ये और ये। हाँ। आप किसी व्यक्ति को देखिएगा जो इसको देख रहा हो, आप उसके आसपास सब कुछ बदल दीजिए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिन था, रात हो गई, भीड़ थी जब उसने देखना शुरू किया था, अब वो नितांत अकेला है। अब वो अकेला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो इसके अंदर जी रहा है। और मुझे डर सा लग जाता है कई बार जब मैं किसी को देखता हूँ कि उसकी आंखें तो यहाँ थी, मन तो यहाँ था ही, एकमात्र संभावना थी कि वो किसी तरह झटके से चौंक के जागे, वो ये होता था। जब मैं देखता हूँ लोग इसको भी बंद कर लेते हैं, ईयरफोन लगा के। अब उसने अपने आप को पूरे तरीके से एक मायावी जगत में अपने ही भीतर कैद कर लिया है। वहाँ उसे कुछ नया नहीं दिख सकता, वहाँ बस उसे इको हो रही है, अनुगूंज हो रही है, अपना ही प्रक्षेपित जगत उसको वहाँ दिखाई दे रहा है, बस नए नए रूपों में। तो उसको लगता है कि मुझे कोई नया अनुभव हुआ, वो हंसने लग जाता है, उत्तेजित हो जाता है, जो भी हो रहा है। पर वहाँ जो है वो रेस्तरां की तरह है, वहाँ वही है जो तुमने ऑर्डर किया था, तो सबसे पहला रास्ता जो हम अगर किसी को बताएं कि भाई किस तरीके से वो सच को जान सकता है, किस तरीके से वो उस दिशा में बढ़ सकता है जहाँ पे इस चेंबर से बाहर निकल सके, तो सबसे पहला है कि अपनी पसंद और नापसंद को न्यूट्रलाइज रखो। उतना ज़्यादा ऑब्सेस मत रहो कि मुझे ये चाहिए। दूसरा, अपने आप को इतना सीरियसली मत लो। तीसरी बात, जब कुछ नया होने ही लगे तो घबरा मत जाओ। द फियर ऑफ अननोन से मत ग्रसित हो गए, यानी कि आज कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ है, मेरी ईगो टूटी है, तो वापस चलो। अगला, हिम्मत रखो थोड़ा सा अनप्लान्ड जीने की, कि 4 दिन बाद वही होना चाहिए जो मैं आज सोच रहा हूँ, नहीं था, जरूरी नहीं है। खुले में कुछ होने दो। अगर जवान आदमी हो तो बिना पहले से ही योजना बनाए, रिजर्वेशन कराए कहीं जाना सीखो। मैं समझता हूँ हर जवान आदमी को कम से कम 2-4 बार तो बैक पैकिंग करनी चाहिए, कि नहीं पता था कहीं पहुँच गए, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, सेहत भी ठीक है, बहुत तुम्हारे खर्चे भी नहीं है, क्या तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। लेकिन जाओ, कुछ ऐसा अब होने के लिए तुमने रास्ता खुला छोड़ा है जो नया हो,
जब सब कुछ तुमने पहले से ही तय कर रखा है, मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, इतने बजे यहाँ उतरूंगा, इतने बजे चेक इन करूंगा, शाम को इस जगह जाऊंगा, रात में इस परफॉर्मेंस में बैठूंगा, अगले दिन सुबह यहाँ जाऊंगा, उसके फिर दोपहर में इतना सोऊंगा, उसके बाद ऐसा है, उसके बाद इस दोस्त से मिलूंगा, फिर ये करूंगा, फिर उसके बाद शाम की फ्लाइट है। जब तुमने सब कुछ तय ही कर रखा है तो तुम वहाँ जा भी क्यों रहे हो? सही बात है। तुम्हें क्या नया मिल सकता है? तुम्हें क्या नया मिल सकता है? और जो बात है असली वो ये है कि तुम अपनी ओर से तो चलो जो कर रहे हो सो कर रहे हो, जैसे भी हो। जब कोई दूसरा तुम्हारे पास आए जो कुछ सचमुच अलग लेकर आ रहा हो तो भाई उससे नफरत मत करो, उसे सुन लो। बहुत व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ। हाँ। मैं आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दूं कि आप खुद ही जा करके जो मौलिक, नूतन, नवीन, ओरिजिनल है उसकी खोज करिए, जिंदगी में नयापन लाइए। तो ये बहुत बड़ी मांग हो जाएगी मेरी ओर से, ये मैं बहुत बड़ी शायद आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल दूंगा। कुछ हद तक वो जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं कुछ लाऊंगा आपकी जिंदगी में नया, पर पहले मुझे आने तो दो। अच्छा मत आने दो, मैं अपने श्रम से आ जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जब मैं आ जाऊं तो कम से कम मुझसे लड़ो तो मत, सुन तो लो। और सिर्फ इसलिए मुझे बर्खास्त, रिजेक्ट मत कर दो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हारी धारणाओं से, एजम्पशंस से, बिलीफ से मैच नहीं करता है। बिलीफ ट्रुथ थोड़ी होती है। तुम किसी चीज में बिलीव करते हो, ठीक है, कम से कम उसको इंक्वायर तो कर लो। तुम उसको इंक्वायर तो कर लो कि, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या हम उसको जांच सकते हैं, क्या हम उस पर बात कर सकते हैं। जांचने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। प्रयोग परीक्षण में क्या बुराई है? मैं नहीं कह रहा मेरे पास सत्य है, सत्य किसी के पास नहीं हो सकता, पर मेरे पास परीक्षण करने के कुछ पैमाने हैं। मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ कि आइए बात करते हैं। मैं नहीं कह रहा मेरी बात स्वीकार करो, मेरे पास कोई बात है ही नहीं आपको देने के लिए, मैं तो आपकी बात करना चाहता हूँ। ये बैठते हैं, लेट्स डेलिब्रेट कि आप जिन चीजों पर चल रहे हो और जिन चीजों को आपने सत्य मान रखा है, क्या हम देख सकते हैं उनमें कितना दम है? और अगर दम नहीं है तो सोचिए आप कितने खतरे में हैं। सोक्रेटिक मेथड, द सोक्रेटिक मेथड, द डायलेक्टिकल मेथड कि सामने वाले से हमने सवाल वो किए जहां उसको खुद ही समझ में आ जाए कि ये कहाँ। और मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है कि मैं आपको किसी एक दिशा में ले आना चाहता हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप खुद जिस दिशा में जा रहे हैं, क्या हम उस पथ पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन बड़ा भारी विरोध मिलता है। नहीं, पर आचार्य जी मुझे ऐसा लगता है कि विरोध तो उसी का ही होता है जो कुछ करता है ना? सिर्फ उस आदमी का कोई विरोध नहीं है, जैसे उस आदमी के प्रति कोई द्वेष या जैसे कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म नहीं होता जो कुछ नहीं करता। तो आप कुछ भी करने निकलेंगे तो वो तो होगा ही। तनु जी, बात तो सैद्धांतिक रूप से आपकी सही है, लेकिन दिल थोड़ा ये कहता है ना कि जब आप एक डॉक्टर की तरह होते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो अपना काम कर दिया ना, अब ये पेशेंट ही मेरी दी हुई दवाई नहीं खाता था, मर गया, मैं क्या करूं? बिल्कुल टेक्निकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपने अपनी ओर से दवाई दे दी थी, उसने नहीं खाई, वो मर गया। आप कहते हो कि किसी भी तरह हो सके तो बचा लो, सिर्फ दवाई उसको लिख करके दे देना मेरा काम नहीं है। मैं थोड़ा सा धक्का दे करके ये भी चाहता हूँ कि वो खाए भी, वो ये ना कहे कि मेरी पसंद की नहीं, मुझे कड़वी लगती है, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे तो बस ये है कि कड़वी लगती है, पर मैं जान रहा हूँ कि तू मर रहा है। मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि उसके ऊपर चॉकलेट लगा के खिला दिया जाए। ये बड़े चालू होते हैं, ये चॉकलेट चाट जाते हैं, चॉकलेट चाट जाते हैं ऊपर की, और दवाई फेंक देते हैं। वो भी करते हैं कि जितना हो सके उतना उसको मधुरता के साथ पेश करो। डाइल्यूट करते हैं बहुत सारी बातों को, पर एक सीमा से ज्यादा डाइल्यूट कर दिया तो फिर बात ही नहीं बचेगी। लेकिन पर आचार्य जी जरूरी है, करते हैं डाइल्यूट कि हर जनरेशन के लिए, जैसे मतलब मैं तो देखती हूँ ना, हम तो एक फ्लिक के बराबर हैं। अगर हम किसी भी दर्शन पे बात करें तो हमें अंत में यही बात रियलाइज होगी कि हमारा एग्जिस्टेंस बहुत ही एक छोटे से फ्लिक के बराबर है, जिसको कि हम शायद मापने लगे कॉस्मिक स्केल पे तो हम माप भी नहीं पाएंगे। तो जब इतना सा है तो लेकिन हर जनरेशन के लिए वही जो ब्लिप रहे हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट रहे हैं, तो उसमें उनका कंट्रीब्यूशन या उस फ्लो में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। तो ओवरऑल जो जैसे कहना चाहिए ना, द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज लाइटफुल ब्लिप्स इज अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। करण जी, जो धर्म का, अध्यात्म का, दर्शन का ताल्लुक होता है ना, वो ह्यूमन सफरिंग से है, दुख की समस्या इंसान की, और दुख के पल सदियों जैसे हो जाते हैं। वो फिर बिल्कुल तटस्थता में, निरपेक्षता में बात एकदम ठीक है कि अगर आप पृथ्वी को ही ले लो, मात्र 4.5 बिलियन ईयर, तो हम क्या है, हम कुछ नहीं है, पलक झपकने जितना अस्तित्व है।
लेकिन जब आप इंसान का दुख देखते हो, उसके लिए तो एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तो सचमुच बिलियंस ही जी रहा है, वो 70-80 साल नहीं जी रहा, दुख के पल इतने लंबे हो गए कि वो बिलियन साल ही जी रहा है। अध्यात्म उस समस्या से निपटने के लिए है, करुणा से ना उसका जन्म होता है ना। तो वहाँ फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देना, या ये कह देना कि मैंने ज्ञान दे दिया, मेरे कर्तव्य की इतिश्री हो गई, ये सदा संभव नहीं होता। रिश्ता व्यक्तिगत बन जाता है। डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता भी वैसे तो एक प्रोफेशनल बात है, लेकिन हाँ, वो डॉक्टर भी कई बार पाते हैं कि जिसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो नहीं बचा तो 2 आंसू छलक आते हैं। दुख होता है, बहुत दुख होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जितने हम ये प्रोफेशनल रिश्तों की बातें हम करते हैं, शायद उतने प्रोफेशनल जो रिश्ते जो ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं उनमें वो रास्ता रहती भी नहीं है। जैसे अगर डॉक्टर पेशेंट का बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाए, टीचर स्टूडेंट का प्रोफेशनल हो जाए, दोस्तों का प्रोफेशनल हो जाए, तो ये बड़ा नीरस से संबंध हो जाते हैं। उनमें वो जो कनेक्शन है वही ख़त्म हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए तो। वो देखिए, जो उसमें व्यक्तिगत बात है इंसान से इंसान की, वो ज़्यादा तब आती है जब थोड़ा सा मामला साक्षात हो, है ना। तो डॉक्टर और पेशेंट आमने सामने रहते हैं, उसने उसकी आंखों में झांक कर देखा है, तो अब संभव नहीं हो पाता ये कहना कि आई एम जस्ट अ प्रोफेशनल केयर गिवर और मेडिकल एडवाइज़र, मेरा तो काम इतना ही है, क्योंकि आपने उसको देखा है। तो पहले ये हो पाता था कि जो व्यक्तिगत संबंध है वो बनता था व्यावसायिक रिश्तों में भी, ठीक है ना। आप जा रहे हो किसी से घड़ा लेने, वो जो घड़ा है उसके पीछे ही वही बैठा हुआ है जिसने घड़ा बनाया है, उससे 4 बातें कर ली, परिवार की बातें भी करोगे, है ना। हाँ। आज आपको जो माल बेच रहा है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, उससे आपका क्या व्यक्तिगत रिश्ता है? तो वो क्यों परवाह करे कि उसके बेचे हुए माल का आपके ऊपर क्या असर पड़ना है? अभी हम एल्गो की बात कर रहे थे, जिसने एल्गो लिखा है, घातक एल्गो लिखा है, वो तो वहां बैठा हुआ है ना, किसी फैंग कंपनी में अमेरिका में बैठा है, कहीं और बैठा है, यूरोप में बैठा है, वेकेशन कर रहा है। हाँ तो आपके ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है, उसे क्या लेना देना? वो तो आपका नाम भी नहीं जानता, आपका चेहरा कभी उसने देखा नहीं, और आपके जैसे बिलियंस लोग हैं जिनका करियर खराब हो रहा होगा, जिनके रिश्ते खराब हो रहे होंगे, जिनकी जेब से निकल के उसको पैसा आ रहा होगा, हाँ। तो वो इनको जानता ही नहीं, तो उस पर कोई पर्सनल असर नहीं पड़ने वाला है। तो वो अब और ज्यादा बर्बर होकर के ऐसे काम कर सकता है जो उसके ग्राहकों को चोट दें, और अगर उनको चोट पड़ रही है तो उसे इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फार्मा कंपनी है, वो एक ऐसी दवाई बना रही है जो कुछ अभी घातक असर रखती है, जिसकी ठीक से टेस्टिंग नहीं हुई है, कुछ भी और बात है जिसकी साइड इफेक्ट्स हैं। वो जितने लोग वो दवाई खाएंगे उनको जानता थोड़ी है। जो फार्मा कंपनी का बोर्ड है वो उन सबको जानता है क्या जो दवाई खाने वाले हैं? लेकिन पुराने समय में गांव का चिकित्सक होता था, जानता था। वो जिसको दवाई दे रहा है वो बगल के घर का है या उधर का है या बगल के गांव का है, और उसका कोई ना कोई रिश्ता जरूर और कोई ना कोई उसका रिश्ता है। तो आप उसको इतनी ज्यादा घातक दवाई नहीं दे पाओगे, उसको आप बहुत लूट नहीं पाओगे, क्योंकि वो इंसान दिखाई देता था। अब और उदाहरण देता हूँ, किसी से कहा जाए कि मुर्गा अपने हाथों से काट कर खाओ, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुर्गा दिखाई देगा, उसकी आंखें दिखाई देंगी, उसके छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे, छोटे बच्चे दिखाई देंगे। अब पैकेज्ड मीट आ गया, और वो भी ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होके आया है, और एक कैन के अंदर वो पैक्ड है। कौन सा रिश्ता है? क्या व्यक्तिगत रिश्ता है? कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। आपने जैसे आप कोक का कैन खोलते हो, वैसे ही आपने मीट का कैन खोला और आपने बाहर निकाला और आपने खा लिया, कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। लेकिन उसी को अगर आपने अपने सामने देखा होता और आपसे कहा जाता अपने हाथों से इसको मारो, आप कभी नहीं खा पाते। आपको दिखाई देता वहां भी धड़कन है, आप उसकी आंखों में देखते, आप देखते हो कह रहा है मुझे जीने दो, क्यों मार रहे हो? जीने दो। हर जीव को अपनी जान प्यारी है। तो ये चल रहा है अभी, और इसलिए आज जो स्थिति है वो कहीं ज्यादा खराब है। आप ये देखिए ना, शायद जो एनोनिमिटी मीट इंडस्ट्री ने चिकन के साथ करी है, कहीं ना कहीं वही चीज इंसानों के साथ भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है वही। अब उसे हम अलग पैकिंग में मान लें, लेकिन चीज़ वही हो रही है कि अब एनोनिमिटी इतनी हो गई है कि व्यक्ति को नहीं जानता, तो उसे वो रिश्ता महसूस ही नहीं होता। वो उसे इंसान नहीं मान रहे हैं, वो उसे एक कस्टमर मान रहे हैं, या एक कंज्यूमर मान रहे हैं, या एक नंबर मान रहे हैं। सिर्फ एक नंबर मान रहे हैं कि इतने मिलियन हो गए, इतने बिलियन हो गए, इतने सब्सक्राइबर्स, जिसके लिए आप बस एक नंबर हो, या कि उसकी बैलेंस शीट का 1/1 करोड़ हो आप, कुल इतना महत्व है आपका उसके लिए। उसकी बैलेंस शीट पे कुल जो आंकड़ा है उसका 1/100 करोड़ आपसे आया है, इससे ज्यादा नहीं। वो आपकी बहुत परवाह क्यों करेगा? क्या वो आपके प्रति करुणा रखेगा? क्यों वो आपके प्रति सद्भावना रखे? कुछ नहीं है। दिस रियलिटी पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। और वो ऐसा नहीं कि आपका दुश्मन भी है,
वो कोई दुश्मनी भी नहीं करना चाहता, वो भला आदमी है, वो सिविलाइज्ड आदमी है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें वही दे दूंगा जो तुम चाहते हो। और ये बड़ी से बड़ी हिंसा है कि तुम किसी को वो दे दो जो वो चाहता है। बड़ी से बड़ी हिंसा बना दिया ना उसे, आपने डिपेंडेंस क्रिएट कर दी। इसीलिए जो भारत से 2 धार्मिक धाराएं उठी हैं जो अहिंसा को अपने केंद्र में रखती हैं, जैन धारा और बौद्ध धारा, ये कोई संयोग मात्र नहीं है कि दोनों ही कामनाओं को समझने पर और कामनाओं को छोड़ने पर बहुत जोर देती हैं। क्योंकि कामना और हिंसा एक साथ चलते हैं 2 तरीके से। आप में कामना है तो आप जगत के प्रति हिंसक हो जाओगे। दूसरा, आप किसी व्यक्ति को बस वही सब दिए दे रहे हो जो वो कामना करता है, जो वो चाहता है, तो ये आप उस व्यक्ति के साथ हिंसा कर रहे हो। तो कामना और हिंसा साथ चलते हैं। तो इसलिए जो अब आप गौतम बुद्ध के आर्य सत्य लीजिए, शुरुआत वहाँ पर होती है, पहला दुख से शुरुआत होती है, और तीसरे और चौथे में आते आते क्या हो जाता है? कामना। कामना सर्वम दुखम, दुख कामना से है, कामना के त्याग से निर्वाण है, और निर्वाण के लिए अष्टांग मार्ग। ये अष्टांग मार्ग है, तो दुख का सीधा संबंध कामना से है। दुख वही है जहां पर अंधी कामना है, अंधी कामना। कामना तो अंधी ही होती है, आत्मज्ञान नहीं होता। अगर आत्मज्ञान हो गया तो कामना काहे की? हाँ, तो आत्मज्ञान है नहीं, उसी भीतरी अंधेरे से कामना उठ रही है, तो दुख तो होना ही होना है। तो आप अगर किसी कामना पूरा कर रहे हो, आप मान लीजिए अभिभावक हो, आप माँ हो, आप बाप हो, आप अपने बच्चे की कामना पूरी कर रहे हो, ये कोई प्रेम की बात है? ये हिंसा की बात है। आप अपने दोस्त को कहते हो भाई तू जो चाहता है मैं तुझे लाके दूंगा, ये कोई प्रेम की बात है? ये हिंसा की बात है। आपने उसे डिपेंडेंट बना दिया ना। तो वो कई बार ऐसे है ना, मतलब अक्सर पेरेंटिंग के दौरान वो आता है ना कि कई बार माएँ क्या करती हैं कि बच्चे को कुछ नहीं करने देती। तेरे कपड़े ला मैं धो देती हूँ, खाना मैं बना देती हूँ, है ना, तुझे ये करना है। होमवर्क मैंने देखा है माएँ खुद करती हैं, होमवर्क कर रही हैं, दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई तो बीच में जाके कूद के बचा रही हैं कि नहीं मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया, मेरे बेटी ने ऐसा नहीं किया। तो आप तो उस समय पे सबसे ज़्यादा जो दुश्मन हो अपने बच्चे के आप हो, क्योंकि वो आपने उसे इवॉल्व ही नहीं करने दिया। अगर वो कभी आपसे बिछड़ जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तनु जी, हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं ना, हम इंसान नहीं है, हम ग्राहक हैं। हम सिर्फ ग्राहक हैं। जो पूरा विश्व है वो इस समय जिस आर्थिक व्यवस्था में चल रहा है, और जो आर्थिक व्यवस्था है वही राजनीतिक भी बन गई है। हम एक कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं। उसमें बड़ा अच्छा लगता है, आप ग्राहक हो, आप कस्टमर हो, हर कोई आपसे सर करके बात करता है ना। यस सर, व्हाट डू यू नीड? यस सर, व्हाट मे आई ब्रिंग यू? हाँ, आपकी कामना की रिस्पेक्ट, आप उससे जो मंगाओ वो आपको लाके देगा ना। So till the time you can pay. Till the time you can pay. Wonderful. तो your desire has become respectable. आप कभी रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करते हो, वो बोलता है क्या कि तू 250 किलो का लग रहा है बर्गर मत खा, और बर्गर ही नहीं मंगा रहा है, ऊपर से कह रहा है विद एक्स्ट्रा चीज, तू मरेगा। कोई बोलता है क्या? नहीं। आप एक से एक नालायक हरकत, जलील हरकत कर रहे हो ऑर्डर करते समय। मतलब हरकत माने कि आप ऐसी चीज मंगा रहे हो जो आपको नहीं मंगानी चाहिए, तो भी आपको कहेगा यस सर, यस सर। आपको बड़ा अच्छा लगता है, हम सर हो गए, हम सर हो गए। तो हम सब ग्राहक बने हुए हैं, हमें ग्राहक बनाया गया है, और हमें ग्राहक बनाकर कामना पूर्ति कर करके लूटा जा रहा है। पहले आपको लूटा जाता था, उदाहरण के लिए एनक्लोजर हो गया या कॉलोनिज्म हो गया, उसमें आपको लूटा जाता था डंडा मार के, ठीक है, आप बंधुआ मजदूर हो। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड हो गया, भारतीयों को उठा करके फिजी सूरीनाम डाला जा रही, आपको कैसे करा जाता था? या कि ये जो इसकी ये नील की इंडिगो कल्टीवेशन होता था सारा, ये सब कैसे होता था? डंडा मार के होता था। अब डंडा मार के नहीं होता। नहीं, कम से कम उन्हें पता तो था उनके साथ ये हो रहा है। ये बात उनको पता रहता था हो रहा है, क्योंकि डंडा प्रत्यक्ष था। आज कोई डंडा नहीं है, आज आप ग्राहक हो, आपकी कामना पूर्ति कर करके आपको लूटा जाता है। हाँ, और अब तो आपको पता भी नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चलता है। आपको लगता है कि these things are what I want. मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी सारी डिजायर्स फुलफिल हो रही है ना। वी विल गिव यू हैप्पीनेस बाय फुलफिलिंग योर डिजायर्स। दैट्स व्हाट आवर कंपनी एग्जिस्ट्स फॉर, एंड दैट्स आल्सो व्हाट द पार्लियामेंट एग्जिस्ट्स फॉर। तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुमको वो देंगे। तुम बताओ, तुम तो अगर मांगो तो हम तुम्हारे हिसाब से एक नया संविधान भी लिख देंगे। तुम बताओ, सोचिए कितनी गड़बड़ बात हो जाए अगर हमको ही हक दे दिया जाए कि भाई ये कर लेते हैं जनमत संग्रह, उस हिसाब से संविधान ही नया लिख देते हैं। कितनी गड़बड़ बात हो जाएगी। पता चलेगा बहुत सारे नए राइट्स आ गए, बहुत सारे पुराने राइट्स हटा दिए जाएंगे, बहुत सारे पुराने राइट्स हट जाएंगे। इस समय तो जैसी हवा चल रही है, न जाने कितने ऐसे वर्ग होंगे जिनके अधिकार हटा दिए जाएंगे अगर लोगों से कहा जाए कि तुम अपने हिसाब से बता दो। वेरी ट्रू। लेकिन बस वही है, आप ग्राहक हो और इसलिए आप सम्माननीय हो। यस सर, व्हाट डू आई वांट? यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? राजनेता भी यही बोल रहा है, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो जो हमारा मैनिफेस्टो होगा हम उस हिसाब से बना देंगे। तो यानी कि अगर हमें बात करनी है तो हमें एक स्टेप पीछे जाना चाहिए। चाह तो हो गई, है ना, उसके स्टेप पीछे कि ये चाह आखिर है क्यों। हाँ, कितनी बढ़िया बात कही आप।
ये वाली चाह है क्यों, अगर मैं ये चाह रहा हूँ या ये मैं चाह रही हूँ, सपोजिटली चाहे करियर चॉइस हो गई, स्पाउस की चॉइस हो गई, खाने की चॉइस हो गई, है ना, हम दिन में पता नहीं हज़ारों 50 लाखों चॉइसेस करते हैं। तो जब हम ये चॉइस कर रहे हैं तो उस समय हमारे पास एक दिमाग में एक पीछे एक बात और चलनी चाहिए कि आखिर ये चॉइस क्यों कर रहे हैं हम, व्हाट इज माई लॉजिक, व्हाट इज माई थिंकिंग बिहाइंड दिस। और यही एक शिक्षित इंसान की निशानी होती है, the ability to look into oneself, the ability to question oneself, the ability to see one's own inner processes. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, कि मैंने अगर ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, कहाँ से आ रही है बात, कहाँ से आ रही है। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि मेरे किसी पूर्वाग्रह से या मेरे किसी बायस्ड ओपिनियन से ये बात आ रही है। तो अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं उस बायस्ड ओपिनियन को मुझे हटाना चाहिए या उसे न्यूट्रलाइज करके देखना चाहिए। ये एक तरीका हो सकता है जिससे कि लोग अपने चाह को डिकोड कर सकें। असल में न्यूट्रलाइज वो अपने आप हो जाता है जब दिख जाता है कि आया कहाँ से। न्यूट्रलाइज फिर अलग से नहीं करना पड़ता, वो दिख गया ना, वो अपने आप गिर जाता है। अब क्या कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि चाय की देखी हुई मक्खी नहीं निकली जाती। हाँ, वो सांप पड़ा था, सांप पड़ा था, अंधेरा था, जैसे ही उस पर थोड़ा सा नजर का प्रकाश पड़ा, सांप मर गया ना। वो रस्सी थी, क्योंकि रस्सी थी तो सांप मर गया, मारना नहीं पड़ता, मर गया, अपने आप मर गया, था ही नहीं, क्योंकि था ही नहीं। तो ये अपनी प्रक्रियाओं को देखना, मैं 10 साल पहले तो ये चीज नहीं चाहता था, आज चाहता हूँ। तो ये 10 साल के अंतराल में कब ये भाव मेरे भीतर आया और किसने प्रविष्ट कराया। 10 साल पहले मैं फलानी चीज ना चाहता था, ना सोचता था किसी मुद्दे को लेकर के, आज मेरे पास एक बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन है, बड़ा कड़ा रुख है, ये लोग बहुत अच्छे हैं और उन लोगों से मैं नफरत करता हूँ। ये मैं 10 साल पहले तो नहीं सोचता था। 10 साल में कैसे मेरे भीतर ये भाव आया और किसने मेरे भीतर ये बात चुपके साजिश कर करके मेरे भीतर ये बात डाली है, किसने डाली है। कैसे हमारे विचार बदल रहे हैं, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। हाँ, वो कहीं और से आए हैं जिनको हमने कह दिया हमारे हैं, हमारे नहीं है वो विचार, वो एक इम्प्लांट है। एग्जैक्टली, वो एक इम्प्लांट है और वो काम बहुत इरादतन और बहुत चुपके किया गया है। आपको नहीं पता चल रहा कि आपके दिमाग में कौन सी चीजें डाल दी गई हैं और वो चीज़ें डाल दी गई हैं और उनको आप बोलते हो अभी मेरी कामना है और अपनी इस कामना को पूरी करने के लिए मैं कीमत चुकाने को तैयार हूँ। उदाहरण के लिए एक वहाँ पे एक होर्डिंग लगा दिया गया है और उस होर्डिंग में कर दिया गया ये नया वाला मोबाइल आ गया है या कोई चीज़ आ गई है, ये गहना आ गया, कुछ आ गया, घड़ी आ गई, तुम खरीद लो। उसने तो बस वहाँ लगा दिया, पर इस तरह से लगाया है, इतनी शातिरी के साथ लगाया है कि वो चीज़ अब आपके दिमाग में घुसेगी। जब आपके दिमाग में घुस जाएगी तो आप तुरंत क्या बोल दोगे, क्योंकि आपको सेल्फ नॉलेज नहीं, आत्मज्ञान नहीं है, तो आप बोल दोगे ये मेरी कामना है, अभी मुझे वो घड़ी चाहिए। और आप उसकी दुकान में जाके कहोगे मुझे ये घड़ी दे दो और मैं पैसे देने को तैयार हूँ। और आप बिल्कुल मस्त रहोगे कि देखो मेरी कामना थी, पूरी हो गई। ना आपकी कामना थी, ना आपको उससे कुछ मिलने वाला है, बस आपकी जेब ढीली हो गई है। कुल मिला के ये हुआ है। और इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो ये है कि दुनिया में इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ज़बरदस्त होता जा रहा है, क्योंकि हर आदमी सिर्फ ग्राहक बन गया है। आप अगर ग्राहक बनते हो, क्रिएशन की तरफ दिमाग हट गया है। हाँ। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इस वक्त की। मतलब मैं अपने आसपास के लोगों को, बच्चों को देखती हूँ, वो कुछ ना नया सोच रहे हैं, ना नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप मानेंगे, मैंने कितने बच्चों को ऐसा देखा है 10-10 घंटे वो फ़ोन पे हैं या कुछ भी और कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, नया नहीं सोच रहे हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति जो कुछ कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, तो अभी एक नहीं क्रिएट कर रहा, हो सकता है एक बहुत बड़ा लंबी तादाद जब ये इकट्ठी हो जाएगी जनरेशन की जो कुछ क्रिएट नहीं कर रहा, सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें से जो थोड़े लोग क्रिएट करेंगे, नहीं, उसमें बस ये होने वाला है कि जो हमेशा से पिरामिड रहा है ना, और स्टीप हो जाएगा, जबरदस्त स्टीप नहीं, मतलब जो उसका बेस है, बेस बहुत एक्सपैंड हो जाएगा और वो एकदम पॉइंटेड हो जाएगा। बेस में और टॉप में, पीक में जो फासला है वो कई गुना बढ़ जाना है। कुछ भी नहीं करना है, आपके पास डिजायरस स्लेव्स होंगे बिलियंस की तादाद में, जिनको आपको मनोरंजन का और कामना पूर्ति का नशा दे करके व्यस्त रखना है। बस ये करना है। मस्त रहो, तुम पड़े रहो, तुम्हें सस्ता डेटा मिल गया है और तुमको सरकारी ग्रांट मिल गई, तुमको खाने पीने का मिल जाएगा, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे तुमको कुछ पैसे मिल जाएंगे। पड़े रहो ना, क्योंकि तुम्हें सारी खुशी तो हम इसमें दिए दे रहे हैं ना, और जो तुम्हें 2-4 चीज़ें चाहिए वो हम किसी तरह से उपलब्ध करा देंगे। पड़े रहो, और जितना पैसा लगना है कि भाई डेटा के लिए पैसे देना है, इसके लिए तुम आ करके लेबर करते रहो। उस लेबर का जो सरप्लस है वो कैपिटलिस्ट के पास जाता रहेगा और वो जो पीक है वो और ऊपर पर और ऊपर ऊपर और ऊपर ऊपर होती रहेगी। तो देयर वुड बी अ फ्यू in whose hands all the wealth would be concentrated, and the vast majority of world's population would be into serfdom. लेकिन वो बहुत मस्त किस्म के गुलाम होंगे,
गुलाम है लेकिन मस्त है, उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता नहीं है, कोई हंटर नहीं मार रहा, कोई हंटर नहीं मार रहा, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दिया जाएगा। और देखिए किसी को बड़ा मकान चाहिए तो वो देने में तो पैसा लगता है, फिर भी और जमीन लगती है, लेकिन वर्चुअली किसी को कुछ देने में क्या लगता है? और वर्चुअली तो एक मकान बना लो, जितनों को देना है दे दो, सब खुश हो गए। आप बात समझ रहे हैं ना? लोगों की, जवान लोगों की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमें कोई बहुत आकर्षक सेक्सी साथी मिल जाए। अब वो एक जीता जागता हड़मास का इंसान हो, तो उसको जिंदगी में लाने के लिए कुछ काबिलियत होनी चाहिए, कुछ श्रम भी करना पड़ेगा। पर उसका एक वीडियो बना दिया जाए तो करोड़ों लोगों के काम आ जाएगा। ये लो, ये एक वर्चुअल डॉल है, ये आ गई तुम्हारी जिंदगी में, जियो इसके साथ। कुछ भी नहीं करना, कोई काबिलियत नहीं उठानी, कुछ नहीं करना।